नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, हम लोग अपने रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं। ज्योग्राफी का हम लोग रिवीजन कर रहे थे और यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, जिसमें कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन ये हमें देखना है, यानी प्रवसन के परिणाम। अब इस टेबल के दो हिस्से हैं, एक तरफ उद्गम का स्थान लिखा हुआ है और दूसरी तरफ गंतव्य लिखा हुआ है। तो उद्गम का स्थान का मतलब ये है कि यहाँ से लोग निकल रहे हैं और इस ओर प्रवास कर रहे हैं, यानी इस ओर उजड़ कर जा रहे हैं और यहाँ इनका गंतव्य है, इसीलिए लिखा हुआ है प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ के ये मूल बाशिंदे हैं और जहाँ पर ये जा रहे हैं वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, यही इनका डेस्टिनेशन है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिक्कतें हैं। यहाँ जनसंख्या की परिशुद्ध संख्या घट जाती है, पहला दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखिएगा। दोनों के बीच का अंतर या दोनों के बीच की जो तुलना है वही आपको देखनी है। तो जनसंख्या की परिशुद्ध संख्या यानी जो टोटल यहाँ पे पॉपुलेशन थी वो क्या हो रही है, कम हो जा रही है। वही कहा गया है कि द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजेस। इसके बाद इधर कहा गया कि जनसंख्या की परिशुद्ध संख्या बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से उजड़कर अगर यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पहले से भी कुछ लोग रह रहे होंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा लोग यहाँ पर चले गए तो और ज़्यादा तादाद बढ़ेगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, वही दिया हुआ है। तो कहा गया कि द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस। इसके बाद कहा गया कि जनसंख्या का घनत्व और जनन क्षमता घट जाती है। तो जब जनसंख्या ही यहाँ से पलायन करने लगेगी तो घनत्व घटेगा ही, और जब घनत्व घट जाएगा तो यहाँ प्रजनन क्षमता और जितनी भी यहाँ बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं वो घटने लगेंगी। यही कहा गया है कि द डेंसिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस। यहाँ पर वही चीज़ें बढ़ जाती हैं, जो यहाँ कम होगा वो यहाँ बढ़ेगा, ये सिंपल सी बात। इसके बाद लिंग अनुपात बढ़ जाता है, यहाँ पर लिंग अनुपात जो है उसमें वृद्धि दिखाई देती है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो गंतव्य का स्थान है यहाँ लिंग अनुपात कम हो जाता है, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसके बाद श्रमिकों का अनुपात घट जाता है, ये कहाँ पर होता है, उद्गम के स्थान पर होता है। जो पॉपुलेशन यहाँ वर्कर्स की है उसमें डिक्रीजमेंट हमें दिखाई देता है और यहाँ पर वही चीज़ बढ़ जाती है। तो एक कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है। ऐसे आपने छोटी कक्षाओं में अंतर पढ़ा होगा कि दोनों के बीच का अंतर, जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच का अंतर, तो एक तरफ जो होता है वो दूसरी तरफ नहीं होता है, ये आराम से आप गेस कर लेते थे। तो वही चीज़ लगभग है, लेकिन कुछ चीज़ों को इसमें ध्यान देना चाहिए। फिलहाल तो श्रमिकों का अनुपात घट जाता है और दूसरी तरफ श्रमिकों का अनुपात बढ़ जाता है। इसके बाद संसाधनों पर जनसंख्या के भार को यहाँ पे घटा दिया जाता है। असल में जब यहाँ से लोग इधर पलायन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो जनसंख्या है उसमें कमी आएगी, और जनसंख्या में कमी आएगी तो जो यहाँ के संसाधन थे, यहाँ के रिसोर्सेज थे जिसका ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आबादी कम हो गई है। पॉपुलेशन ही तो असली समस्या है। जनसंख्या जहाँ भी ज़्यादा रहेगी वहाँ संसाधनों का हमेशा अभाव घेरे रहेगा और पूरा विश्व इसी समस्या से झेल रहा है या जूझ रहा है। तो यहाँ वही संभावना जो है वो कम हो जाती है, मतलब संसाधनों पर जनसंख्या का बोझ कम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले से जो रिसोर्सेज थे उसका इस्तेमाल करने वाले यहाँ पहले से मौजूद थे, वो कर रहे थे, और ज़्यादा लोग आके पहुँच गए यहाँ पर, तो ये और ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। तो जो संसाधन 50 साल तक चलने चाहिए थे वो 25 साल तक ही चलेंगे, ऐसा हो सकता है। मतलब ये एक मोटा रेशियो है, तो इस हिसाब से यहाँ पर बोझ बढ़ जाता है। वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है, कहा गया है कि रिड्यूसेस द पॉपुलेशन प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, और यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है वही चीज़। अब इसके बाद जो सेकंड इसमें यहाँ आप देख रहे हैं, श्रमिक बल के प्रवसन के कारण, जो श्रमिक बल है यहाँ के, यानी काम करने वाले मजदूर हैं या मेहनत कश लोग हैं, तो उनके प्रवसन के कारण मौजूदा संसाधनों का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं हो पाता। देखिए, जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रकृति में हम देखते हैं, मतलब प्रकृति के साथ वो जुड़े हुए हैं, उसी के मूल संपदा के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ उसको हम लोग अपने तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं, उन्हें पहले अपने लायक बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई रिसोर्स है उसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत कम ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें कि हम सीधे सीधे इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो उन्हें अपने लायक तैयार करना पड़ता है, तब जाकर वो काम करने लायक होते हैं या हमारे योग्य होते हैं। तो हमारे लायक बनाने वाले कौन लोग होते हैं, यही मजदूर होते हैं। ये कुआं खोदेंगे या बोरवेल खोदेंगे तो पानी निकलेगा, या ये तरह तरह की जो खेती किसानी वाला काम है उसमें अपना योगदान देंगे। बोझ ढोकर जो गेहूं के बड़े बड़े बोरे हैं वो अनाज गोदाम तक पहुंचाएंगे तो सरकार उसका विक्रय करेगी। इस तरह की तमाम चीज़ें, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनमें आप देख लीजिए कि श्रमिकों का जब यहाँ से प्रवास हो जाता है, श्रमिक यहाँ से अपना स्थान छोड़कर इस ओर भाग रहे हैं, तो यहाँ पर मजदूर मिलेंगे ही नहीं, तो जो संसाधन है वो उपयोग कहाँ से किए जाएंगे, तो उनका उपयोग पर्याप्त ढंग से नहीं हो पाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कहा गया कि श्रमिक बल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब यहाँ से जा रहे हैं तो यहीं पहुँचेंगे और यहाँ पर संसाधनों का और बेहतर तरीके से इस्तेमाल होने लगता है। तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट तो आप देख रहे हैं कि श्रमिक खूब मिल रहे हैं, तो खोद कर ज़मीन से और ज़्यादा मिनरल्स या जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इससे उसके बेहिसाब और मिसयूज की जो संभावनाएं हैं, दुरुपयोग की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, और इससे उनके समाप्त होने का खतरा ये नज़दीक ही मंडराने लगता है। समाप्त तो वैसे भी होंगे, लेकिन अब और जल्दी समाप्त होने की संभावना पैदा हो जाती है। इसके बाद जन्म दर घट जाती है, वो तो घटनी ही है। जब आबादी यहाँ से पलायन कर रही है तो जन्म दर घट जाएगी, बर्थ रेट डिक्लाइन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज कर जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, शिक्षित युवाओं के प्रवसन के कारण जो शिक्षित लोग हैं वो पहले भागते हैं।
कारण यह है कि इनके अंदर महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ये एम्बिशियस होते हैं। शिक्षा जो है वो सिर्फ बुद्धि नहीं देती, सोचने विचारने की क्षमता नहीं देती, उसके साथ साथ महत्वाकांक्षा भी देती है। आप जितना ज़्यादा पढ़े लिखेंगे, जितनी ज़्यादा किताबों को पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा डिग्रियां हासिल करेंगे, आपकी महत्वाकांक्षा उतनी ही प्रबल होती जाएगी। आप चाहेंगे कि हम और ऊंचा स्थान प्राप्त करें। तो इस संभावना को तलाशने के लिए ये जो शिक्षित युवा है ये इधर की ओर जाएंगे, जहाँ की ओर प्रवास का पूरा रेला चल पड़ा है, और वहाँ पर अपने रोजगार की या अपनी उन्नति की संभावनाओं को खोजेंगे। तो इनका जब प्रवास होता है तो साक्षरता दर घट जाती है। स्वाभाविक है, यहाँ के साक्षर लोग यहाँ से हट रहे हैं तो यहाँ पर साक्षरता दर कम हो जाएगी और यहाँ पर वही चीज़ बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है कि इसमें कहा गया है कि एज अ रिजल्ट ऑफ आउट माइग्रेशन ऑफ द एजुकेटेड यूथ द लिटरेसी रेट डिक्लाइन, और यहाँ पर वही जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद कमाई करने वाले युवाओं की गैर मौजूदगी। कमाई करने वाला जो युवा वर्ग है जो कि कमाने में सक्षम है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, खुद का करता है, वो यहाँ से जा रहा है, तो उसकी गैर मौजूदगी में परिवारों को कष्ट उठाना पड़ता है। देखिए प्रवास का मतलब ये नहीं है कि पूरी फैमिली जो है वही जगह छोड़कर चली गई। जो वहाँ के योग्य लोग हैं, हाथ पैर उनका चल रहा है, उनके अंदर बुद्धि सामर्थ्य है, पढ़े लिखे हैं या कम भी पढ़े लिखे हैं तो काम करने योग्य हैं, ऐसी जो युवा आबादी है जो कि सक्षम है, वो जब यहाँ से पलायन कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका परिवार उसके साथ जा रहा है। कभी कभी होता क्या है, जैसे गांव में एक घर है, मान लीजिए परिवार है, और वहाँ पे माता पिता हैं और पत्नी बच्चे हैं और एक युवा है जो कि योग्य है, लेकिन गांव में उसको अपने लायक संभावनाएं नहीं दिख रही, तो वो क्या करेगा, शहर की ओर रुख करेगा। तो इस तरह की जो घटना है इसको भी प्रवसन या माइग्रेशन ही कहा जाता है। यहाँ उसका परिवार उसके साथ नहीं जा रहा है, परिवार उसी के भरोसे गांव में बैठा हुआ है, लेकिन वो युवा जो है वो शहर में चला गया। तो इससे क्या होता है, उसके परिवार को कहीं ना कहीं तकलीफ उठानी पड़ती है या और भी तरह तरह की दिक्कतें होती है। देखिए सभी लोग जिम्मेदार नहीं होते, कुछ जो लड़के बच्चे हैं वो अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, पैसा उधर ट्रांसफर करते हैं या उनकी ज़रूरतों को देखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि जब शहर की ओर रुख करते हैं तो उसके बाद अपने बीवी बच्चे लेकर वहीं सेट हो जाते हैं, और मम्मी पापा गाँव में बैठे हुए हैं या उनके बुजुर्ग जो उनके संबंधी हैं वो गाँव में कष्ट उठा रहे हैं, इससे उन्हें कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा आजकल जमाना है, तो उसी के बारे में कहा गया है कि उनका परिवार वहाँ तकलीफ उठाता है और प्रवासी अनुकूलन की समस्या का सामना करते हैं। यहाँ देखिए दोनों में जो डिफरेंस है वो एक दूसरे का रिवर्सिबल नहीं है। यहाँ देखिए प्रवासी अनुकूलन की समस्या का सामना करते हैं, यानी प्रवासी जो होते हैं, जब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ आपको सेट होने में टाइम लगेगा, यहाँ की जलवायु, यहाँ के परिवेश के हिसाब से अपने आप को आपको अनुकूलित करना होगा, तो वो समस्या आपके सामने आएगी और इसमें समय लगता है। कोई भी अपना जगह छोड़ के दूसरे स्थान पर जाता है तो साल 2 साल उसे वहाँ पे अपना मन बैठाने में, अपने आप को स्थिर करने में लगता है। इसके बाद बुजुर्ग, बीमार महिलाओं, बच्चों और इनको अपने परिवार के सदस्यों यानी प्रवासियों की कमी खलती है। मतलब जो परिवार के सदस्य सक्षम थे वो तो छोड़कर चले गए, बाहर चले गए, और जब पिया परदेश चले गए तो पत्नी रोएगी ही। तो वही बात है, मतलब सिर्फ पत्नी ही नहीं, उसके अलावा उसके माता पिता होते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो उसके लिए परेशान रहते हैं। और यहाँ क्या होता है, प्रवासियों के लिए परपोषी जनसंख्या जो है उसका आक्रामक और विरोधी रुख अपना सकती है। कहने का मतलब क्या कि प्रवासी जब यहाँ से यहाँ की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझाना यहाँ आवश्यक है, इसीलिए इतना समय इसमें दिया जा रहा है। इसे आप फैक्ट के नज़रिए से नहीं देख सकते। तो प्रवासियों की जो प्रतिपोषी जनसंख्या है, कहने का मतलब क्या, प्रवासी जो है यहाँ की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जो उनके परपोषी हैं, यहाँ उनको रोजगार देने वाले लोग हैं या इनको झेलने वाले लोग हैं जो कि यहाँ पहले से रह रहे हैं, यहाँ के मूल बाशिंदे हैं, वो इनका विरोध करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, उन्हें ये लगता है कि ये मेरी रोजगार की संभावनाओं को खा रहे हैं और ये सही बात है। जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ से युवा शहर, जो नज़दीकी शहर है, वहाँ की ओर पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वो शहर में जाकर रोजगार खोजेंगे, तो रोजगार जहाँ वो अपना हासिल करेंगे वो एक स्थान वो कवर कर लेंगे, तो उस क्षेत्र के युवाओं को या उस क्षेत्र के जो सक्षम लोग हैं उन्हें उस स्थान पर रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए भी विरोध होता है, या संसाधनों को लेकर भी होता है। इसके बाद नीचे चलते हैं, और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए नए मूल्यों और जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको अपनाया जाता है, ये एक चीज़ यहाँ पर होती है। जो न्यू वैल्यूज़ हैं और कल्चरल ट्रेडिशन है उनको अडॉप्ट किया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, संस्कृति और ज़्यादा समृद्ध होती है। इस तरह से चीज़ें दी हुई है। तो ये अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसके कारण राष्ट्रीय एकीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बल मिलता है, मतलब लीड टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ब्रदरहुड। और इसके कारण अब यहाँ पे जो जहाँ पे पहुँचते हैं, जिस स्थान पे इनका डेस्टिनेशन होता है, उसमें राष्ट्रीय एकीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बल मिलता है। यह प्रवसन का सबसे बड़ा लाभ है। तो ये दोनों तरफ होता है, मतलब इसमें दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। जहाँ से ये जाते हैं वहाँ भी एक अपनत्व की भावना और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और जहाँ पर ये पहुँच रहे हैं वहाँ भी इनका एक ब्रदरहुड टाइप का जो गुट है या ग्रुप है वो बन जाता है। मतलब ये मान लीजिए एक खास क्षेत्र से इस ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं इनका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक युवा अकेला ही इस क्षेत्र में पहुँच गया है, उसके साथ और भी दल बनाकर गए लोग हैं, तो वो एक साथ मिलकर एक झुंड, एक ग्रुप का निर्माण करेंगे। तो ये भाईचारे वाली प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसके बाद प्रवासियों द्वारा अपनाए गए नए मूल्यों को परिवार तथा संबंधियों द्वारा सराहा नहीं जाता है, ये एक चीज़ है।
देखिए प्रवासी जो है वो जब नए स्थान पर जाते हैं तो उन्हें सेट होना पड़ता है, और सेट होना पड़ेगा वहाँ पे, तो उसके लिए वहाँ की चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, उनके हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को ढालना पड़ेगा। और ये चीज़ इनके जो परिवार वाले हैं जहाँ से ये गए थे उनको पसंद नहीं आती, अक्सर ऐसा होता है। और यहाँ क्या है, प्रवासियों की भाषा, धर्म, सांस्कृतिक मूल्य तथा संस्कृतियों का एकीकरण होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ की भाषा को अपना रहे हैं, वहाँ के धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, हालांकि धर्म को बदलना इतना आसान नहीं होता, और सांस्कृतिक मूल्यों को अपना रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। हालांकि प्रवासी अपने मूल्यों को कायम रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कितना भी कर ले मिलावट आ जाती है। इसके बाद वही चीज़ नीचे दी हुई है, इंग्लिश में कहा गया है कि द न्यू वैल्यूज एक्वायर्ड बाय द माइग्रेंट्स मे नॉट बी अप्रिशिएटेड बाय द पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनके द्वारा इन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। और यहाँ पे कहा गया है कि इमिग्रेंट्स ब्रिंग देयर लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चरल वैल्यू। मतलब जो प्रवासी होते हैं वो अपने साथ अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को ले आते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो ज़्यादा सही तरीके से दिया है। इसमें कहा गया है कि जो माइग्रेंट्स होते हैं या प्रवासी होते हैं वो अपने साथ अपनी भाषा को ले आते हैं, अपने धर्म को ले आते हैं, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को ले आते हैं, और वो जिस स्थान पर, जिस डेस्टिनेशन पे गए हैं वहाँ पहले से ही कोई कल्चर रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक नए ढंग की जो परंपरा या संस्कृति है वो जन्म लेती है। हालांकि प्रवासी जो है वो अपने मूल्यों को कायम रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन मिलावट हो जाती है। इसके बाद देखिए प्रवासियों द्वारा अपने परिवारों को पैसा भेजने के कारण अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है, ये एक चीज़ होती है। मतलब जो अच्छे प्रवासी हैं, योग्य सपूत कहे जाते हैं, तो इस प्रकार के लोग अपनी फैमिली के भरण पोषण के लिए पैसा भेजते हैं। कुछ नालायक भी होते हैं, तो उनकी बात नहीं हो रही है। फिलहाल इससे इकोनॉमी मजबूत होती है, ये आपने देखा। यहाँ देखिए इकोनॉमी फ्लोरिश बाय द ट्रांसफर ऑफ मनी टू द पेरेंट्स एंड फैमिली बाय द माइग्रेंट्स। और यहाँ पर क्या है कि प्रशिक्षित तथा अधिक मात्रा में युवा श्रम बल की उपलब्धता के कारण उत्पादन बढ़ जाता है। मतलब ये लोग जो है ये प्रशिक्षित होते हैं, स्किल्ड होते हैं। अगर अनस्किल्ड है तो इन्हें काम ठीक से नहीं मिलेगा, अगर स्किल्ड है तो काम मिल रहा है और काम मिलेगा तो ये अधिक मात्रा में वहाँ जी जान से अपना जो युवा शक्ति का इस्तेमाल है वो करते रहेंगे। तो इससे यहाँ पर उत्पादन बढ़ जाएगा, मतलब संसाधनों का एकदम भरपूर मात्रा में दोहन होगा, इस्तेमाल नहीं दोहन होगा, और इससे तत्काल में उत्पादन खूब एकदम प्रबल हो जाएगा। वही कहा गया है कि विद द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर एंड स्किल यूथ लेबर, मतलब जो यूथ लेबर है अर्थात श्रम है यहाँ पर, वो कैसा है, स्किल्ड है, और उसकी ज़्यादा मात्रा में उपलब्धता के कारण प्रोडक्शन जो है वो अप होता है, यानी ऊपर की ओर बढ़ता है। इसके बाद देखिए यहाँ कहा गया कि परिवार में युवाओं की गैर मौजूदगी के कारण उनके खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी होती है, अर्थात अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। ये एक चीज़ है। देखिए जब परिवार के सक्षम सदस्य परिवार को छोड़कर जा रहे हैं और बेसहारा लोग पीछे छूट जा रहे हैं, अब यहाँ पर महिलाओं को बेसहारा नहीं कहा जा रहा है, यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बेसहारा कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, ये एक तरह से असुरक्षित हो जाते हैं। मतलब इनका पूरा दायरा जो है वो ऊपर से बाउंड्री वाल हट जाती है। अब कोई भी आकर इन्हें परेशान कर सकता है, इनके ऊपर मन बढ़ई दिखा सकता है, दबंगई दिखा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये क्रिमिनल एक तरह से एटमॉस्फेयर को जनरेट करती हैं, और वही कहा गया है क्राइम रेट गोज अप एज द यूथ आर अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। मतलब जो युवा हैं जो कि मार धाड़ करके मुकाबला करने में सक्षम है और मुंह तोड़ जवाब देने वाले होते हैं, वो जब यहाँ से हट गए तो उनका परिवार एक तरह से असुरक्षित हो जाता है। और यहाँ क्या है, जहाँ पे जाते हैं डेस्टिनेशन वाली बात, तो संपत्ति के लिए तथा स्त्रियों के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी होती है। यहाँ भी क्राइम रेट बढ़ता है। तो क्राइम रेट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो जहाँ से इन्होंने स्थान छोड़ा है वहाँ भी बढ़ता है, और जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ भी क्राइम रेट में बढ़ोतरी होती है। लेकिन किसके विरुद्ध होती है ये आपको देखना है। इतना हमने अंतर देखा, ये कॉन्सेप्चुअल था, इसमें फैक्चुअल नहीं था कुछ भी, इसलिए हमने इतना समय खर्च किया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए अब ये फैक्ट आ गए। देखिए इसमें एक तरफ राज्य दिया हुआ है, उसके बाद उसके फॉर्मेशन का ईयर दे रखा है, और उसकी जो प्रायर स्टेटस थी, मतलब पूर्व स्थिति थी, वो दी हुई है। अर्थात हम पढ़ने क्या वाले हैं, भारत के छोटे राज्यों को, यानी स्मॉलर स्टेट्स ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं। तो एक तरफ आप देख लीजिए स्टेट का नाम कौन कौन सा है। आंध्र प्रदेश है, केरल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, नागालैंड है। इस प्रकार के छोटे आकार के राज्य। अब इसमें छोटे का मतलब ये नहीं कि एकदम से पिद्दी, एक मध्यम आकार के। तो इसमें देखिए पहले आंध्र है, पुनर्गठन का जो वर्ष है वो 1953 है। मद्रास राज्य का ये पहले हिस्सा था। पूर्व स्थिति का मतलब क्या है कि पहले ये कैसा था, तो ये पहले मद्रास राज्य का हिस्सा था, वही कहा गया है कि पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मद्रास। इसके बाद केरल को देखिएगा उसके ठीक नीचे। तो केरल की अगर कंडीशन देखी जाए तो इसका पुनर्गठन का जो वर्ष है, मतलब ईयर ऑफ फॉर्मेशन, वो 1956 है। त्रावणकोर और कोचीन राज्य से ये जुड़ा हुआ था, इसकी पूर्व स्थिति यही दिखाई दे रही थी। इसके बाद देखिए गुजरात, ये आपका दिखाई दे रहा है 1960, ये इसके ईयर ऑफ फॉर्मेशन के तौर पे आप देख रहे हैं। और यहाँ अगर इसकी पूर्व स्थिति आप देखना चाहें तो ये बंबई राज्य का भाग था, यानी पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसके बाद महाराष्ट्र को देखिएगा तो महाराष्ट्र की जो यहाँ पुनर्गठन की तारीख दी हुई है वो 1960 है। ये भी बंबई राज्य का हिस्सा था, यानी पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसे आपने देखा, जूम करके भी देख सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ जूम करना संभव नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि जूम करके पढ़ाइए, उसमें दिक्कत ये होती है कि कुछ डाटा जो है वो कट जाता है, फिर स्क्रीन पूरी आ नहीं पाती। तो इसे आप देख सकते हैं, इतना भी ये इनविजिबल नहीं है।
यहाँ नागालैंड को देखिए, तो नागालैंड यहाँ 1963 इसका यहाँ स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे ये पहले इसकी पूर्व स्थिति थी। हरियाणा को देखिए तो ये पंजाब का हिस्सा था, आप जानते ही हैं, 1966। इसके बाद कर्नाटका को देखिए 1956। मैसूर राज्य का गठन जो है वो 1953 में होता है और 1973 में इसका नाम बदल दिया जाता है। वही चीज़ नीचे इंग्लिश में दी हुई है कि स्टेट ऑफ मैसूर फॉर्म इन 1953 एंड रीनेम 1973। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तो 1971 ये इसका समय है और केंद्र शासित प्रदेश ये यूटीज के तौर पे पूर्व स्थिति दी हुई है। उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा, इन दोनों राज्यों को देखिएगा पूर्वोत्तर वाले, 1972 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब उस रूप में पहले थे, अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। इसके बाद मेघालय को देखिएगा 1972, ये आप देख रहे हैं। समय याद रखिएगा, समय से भी जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद असम राज्य का ये हिस्सा था। मेघालय के बारे में कहा गया है कि ये किसका पार्ट था, ये स्टेट ऑफ असम का पार्ट था। इसके बाद सिक्किम को देखिएगा, तो सिक्किम में अगर देखा जाए तो इसकी जो स्थिति है 1975 और केंद्र शासित प्रदेश 1972 से लेकर 1987 तक इसकी जो पूर्व स्थिति है उसके बारे में कहा गया है कि ये यूटी था और कब से कब तक, तो 1972 से लेकर 1987 तक। उसके बाद मिजोरम को देखिएगा, तो मिजोरम के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि 1987 और ये भी पहले यूटी था। उसके बाद अरुणाचल को देखिए, ये भी 1987 है, ये भी पहले केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद गोवा को देखिए, अब यहाँ पे संविधान वाला जो संशोधन और उसमें परिवर्तन का प्रोसेस है वो पूरा जुड़ जाता है, तो आप पॉलिटी को यहाँ पे जोड़ के पढ़ सकते हैं और मजा आएगा। फिलहाल यहाँ लिस्टिंग हम लोग देख रहे हैं तो उतना कॉन्सेप्ट में घुसने की आवश्यकता नहीं है, आप फैक्ट देख लीजिए। देखिए गोवा, ये जो गोवा है इसकी यहाँ डेट दी हुई है 1987 और ये भी पहले क्या था, यूटी था। उसके बाद उत्तराखंड को देखिए तो ये आप जानते ही हैं कि यूपी का हिस्सा था पहले, उसके बाद सन 2000 में ये अलग हो गया, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था और झारखंड जो था वो बिहार का हिस्सा था। इनका अलग होने का जो वर्ष है उसको ध्यान दीजिएगा, मतलब ये सन 2000। उसके बाद तेलंगाना, ये 2014 में, सबसे बाद में ही इसी का विभाजन हुआ है। ये आंध्र से अलग हुआ, पहले आंध्र प्रदेश एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था लेकिन उसका जो मेजर पार्ट है वो तेलंगाना में चला गया और आंध्र की राजधानी अमरावती है और तेलंगाना की हैदराबाद है। हालांकि हैदराबाद अभी दोनों के लिए काम कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का पूरा सिस्टम है। यहाँ तक हमने देखा। अभी देखिए नीचे जो टेबल है उसमें क्या दिया हुआ है, संलग्न देशों के साथ भारत की सीमा। अभी थोड़ा सा बाहर की ओर जा रहे हैं, तो बाउंड्रीज ऑफ इंडिया विथ एडजेसेंट कंट्रीज, यहाँ पर एक तरफ देश का नाम दिया है, उसके बाद सीमा की लंबाई है और सीमा की कुल लंबाई का % दे रखा है। यहाँ देखिए बांग्लादेश, ये पहले आपको दिखाई दे रहा है, तो बांग्लादेश का यहाँ पे दाव की तंबिल ये नाम दिया है और सीमा की लंबाई कितनी है, तो 4096, सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ ही बनती है, ये आपने पढ़ा भी है। तो सीमा की कुल लंबाई का जो % है वो दे रखा है 26.95%। इसके बाद चीन को देखिएगा, तो चीन का जो यहाँ पे दिया है मैकमोहन, ये सीमा रेखा का नाम है और 3917 ये सीमा रेखा की लंबाई है। ये सब किलोमीटर में है, ध्यान दीजिएगा, ये लंबाइयाँ किस में है, किलोमीटर में है। तो 3917 ये सीमा की लंबाई हो गई। 25.77 ये सीमा की कुल लंबाई का प्रतिशत हो गया। उसके बाद अब पाकिस्तान को देखिए, तो पाकिस्तान कहाँ कहाँ से अटैच है, मतलब इसमें जो सीमाओं के जगह जगह पे नाम है, स्थान स्थान पे उनका दिया हुआ है। तो बाघा बॉर्डर ये आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए लौंगे वाला है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कच्छ का रण है, यहाँ से सीमाएं हमारी पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो टोटल सीमा की लंबाई कितनी है, 3310 है, यानी इतने किलोमीटर में है और % में अगर देखा जाए तो 21.78। यहाँ अगर आप क्रम से देखते चले तो सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ सोनौली वाला क्षेत्र जो है वो अटैच है। और यहाँ पे देखिए ये 1752 मतलब 1752 ये किलोमीटर में सीमा की लंबाई हो जाएगी। 11.53 ये प्रतिशत के हिसाब से होता है। म्यांमार को देखिए तो मोरे यहाँ पे दिया है 1458, ये किलोमीटर में लंबाई है सीमा की, 9.59% हो गया। भूटान की अगर बात करें तो जैंगाओ आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 587 छोटी सी है और 3.86 ये टोटल प्रतिशत हो गया। अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा जो है वो अटैच होती है, आप जानते ही हैं। तो जो POK है उधर की ओर अटैच है, मतलब वहीं से अफगानिस्तान के साथ हम जुड़ते हैं, हालांकि पाकिस्तान ने उसे कब्जे आया हुआ है। तो यहाँ 80 ये सीमा की लंबाई हो गई। विभाजन से पहले वाली तस्वीर कुछ और थी, वहाँ पे पाकिस्तान वाला हिस्सा भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था, तो उसमें पूरा जो सीमा का निर्धारण तत्काल में किया गया था अफगानिस्तान के साथ, वो डूरंड नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था जो कि एक अंग्रेज थे, तो उन्हीं के नाम पे डूरंड रेखा का नाम रखा गया है। फिलहाल ये पूरा आप रेखाओं का यानी सीमा रेखाओं का ढांचा देख रहे हैं और यहाँ देखिए इसका जो टोटल है वो दे रखा है 15,200 और ये 100% टोटल होता है। इतना हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए भारत के मुख्य भूकंप तथा तीव्रता वाले क्षेत्र, यानी ये इंडिया के जो मेजर अर्थक्वेक वाले, यहाँ आप देख रहे हैं इंडिया के मेजर अर्थक्वेक्स और उनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो दिए हुए हैं। मुख्य भूकंपीय क्षेत्र की भी यहाँ पे जानकारी है, किस वर्ष में आता है, किस क्षेत्र में आता है, कितना उसका मैग्नीट्यूड रहता है और कितने लोग मरते हैं। तो यहाँ कितने लोग मरते हैं ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मरने वालों की संख्या हमेशा झूठी होती है। सरकारी दस्तावेज हमेशा कम बताते हैं और रियलिटी उससे ज़्यादा की होती है। फिलहाल यहाँ वर्ष देखिए तो सबसे पहला जो अर्थक्वेक का दिया हुआ है ये है 1819, पीछे से एकदम देख रहे हैं।
तो ये आता है भुज वाले क्षेत्र में, कच्छ का रण, और इसमें तीव्रता जो है वो 8 रिक्टर स्केल की होती है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अच्छा खासा है, आप देख रहे हैं। 2000 के आसपास लोग मरते हैं। 1885 सोपोर कश्मीर वाले क्षेत्र में आता है, हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो 7 रहता है लगभग, और 2000 के आसपास लोग इसमें भी मरते हैं। इसके बाद शिलांग में आता है 1897 में, और 8.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप है, सोच लीजिए कितना अधिक मात्रा में है, और 1542 लोग इसमें मरते हैं। इसके बाद कांगड़ा को देखिएगा, हिमाचल प्रदेश वाला, 1905 और 8 मैग्नीट्यूड वाला यानी रिक्टर स्केल वाला जो अर्थक्वेक है वो महसूस किया जाता है, इसका झटका दिया हुआ है, और 19,500 लोगों की इसमें मृत्यु होती है, ऐसा आंकड़ा है। ये सब सरकारी आंकड़े हैं। उसके बाद 1934 बिहार नेपाल की सीमा पर, जो बिहार नेपाल बॉर्डर है, वहाँ पर आता है या महसूस किया जाता है, तो 8.3 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था, हिमालयी क्षेत्र ये भी है, और 10,700 लोगों की इसमें डेथ होती है। उसके बाद 1950, यहाँ देख रहे हैं आज़ादी के बाद गणतंत्र का जो लागू होने की तारीख है उसी पर, तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर ये महसूस किया जाता है 8.5 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला, मतलब इतने मैग्नीट्यूड वाला ये अर्थक्वेक होता है। 1526 लोगों की इसमें डेथ होती है। कोयना महाराष्ट्र में ये 1967 में आता है, और ये एक तरह से ह्यूमन मेड था, मतलब मनुष्य के क्रियाकलापों की वजह से आया था। कोयना डैम जो था उसमें दरारें आ जाती हैं, और ये ज़्यादा कहा जाता है कि वाटर लोड के कारण हुआ था, मतलब जो रिजर्वायर था उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था, और उसका दबाव वहाँ की परपटी पर पड़ा, और इस वजह से भूकंप की स्थितियाँ पैदा हुई। ये सिर्फ कहा जाता है, तो भूकंप भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, 6.5 रिक्टर स्केल का था, और यहाँ 177 लोगों की जान जाती है। उत्तरकाशी वाला क्षेत्र, अगर हिमालयी क्षेत्र में चलते हैं, तो 1991 में आता है अर्थक्वेक। ये 6.5 या 6.6 रिक्टर स्केल या मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। 2000 के आसपास लोगों की डेथ होती है। फिर आता है 2001 में भुज, गुजरात में, मतलब गुजरात वाले क्षेत्र में, और ये 8.1 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था, अच्छा खासा ये काफ़ी झटका देता है। 30,000 के आसपास लोग मरते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्र में, अगर बाड़ा, आचे, सुमात्रा वाला जो क्षेत्र है उसकी बात की जाए, ये वाला एरिया, इसमें आता है 9 रिक्टर स्केल का, मतलब आप समझ रहे हैं 8 से जब क्रॉस करने लगता है, 8 ही बहुत ज़्यादा होता है, 8 से अगर ऊपर क्रॉस करने लगता है तो ये बहुत विनाशकारी, मतलब एकदम प्रलयकारी होता है। तो ये 9 रिक्टर स्केल का था, और इसमें अगर देखा जाए तो भारत में जो मरने वालों की संख्या है वो करीब 20,000 के आसपास होती है। इसके बाद 2004 के बाद 11 मार्च तोहोकू जापान में आता है, और ये भारत का दिया हुआ है, लेकिन भारत के आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको भी इसमें जोड़ा जा सकता है, क्योंकि भूकंप किसी एक कुछ किलोमीटर के दायरे में सीमित नहीं रहता है। ये कुछ प्लेटों के आपस में जो विनाशी किनारे होते हैं या प्लेटों के संचलन का परिणाम होता है, अर्थ की क्रस्ट होती है, उसके नीचे तरह तरह की गतिविधियां चलती हैं, तो भूकंप के एक साथ अनेकों कारण हो सकते हैं, तो उससे एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है, और इसीलिए यहाँ पे जापान को भी कवर कर लिया गया। तो तोहोकू है, और 11 मार्च की ये डेट है। ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, मतलब 9.25 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड, ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना भयंकर ये था। और इसमें जो डेथ होती है वो 15,854 लोगों की होती है, और इसमें लापता लोगों की संख्या भी दे रखी है, वो 3,274 है। इस प्रकार से कुछ भयंकर क्वालिटी के जो भूकंप हैं उनका यहाँ डाटा दे रखा है, इसे देख लीजिएगा एक बार। कितने लोग मरते हैं ये देखना आवश्यक इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सच्चा आंकड़ा नहीं होता है, आपको ये देखना है कि कौन सा बड़ा था, किस क्षेत्र में आया था और कब आया था। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मेघ प्रस्फोट में वर्षा की या बरसात की चरम घटनाएं, ये सुनने में थोड़ा विचित्र लग रहा है। देखिए एक्सट्रीम्स ऑफ रेनफॉल इन क्लाउड ब्रस्ट, बादल फटना आपने सुना होगा। बादल फटने पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी एक झटके में बरसना शुरू हो जाता है, हालांकि ये बहुत देर तक नहीं चलता है, लेकिन जितनी देर में पूरा बरसने का सिस्टम चलता है उतने में बहुत तबाही आती है। तो ये वाली जो घटनाएं हैं इसमें ड्यूरेशन दे रखी है, रेनफॉल दे रखा है, मतलब वर्षा की जो मात्रा है, और उसके बाद लोकेशन दी हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं दिनांक दिया हुआ है कि ऐसा कब हुआ था। तो पहला जो यहाँ ड्यूरेशन है, आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा समय तक ये नहीं रहता है, हालांकि इसमें कुछ जो समय आपको दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो 1 मिनट तक ये पूरा जो ड्यूरेशन है रहती है, और बरसात की मात्रा कितनी है तो ये करीब 1.5 इंच की रहती है, मतलब यहाँ मिलीमीटर में नापा जाता है, तो 38.10 मिलीमीटर के हिसाब से रेनफॉल होता है। और स्थान कौन सा था, तो ये वेस्ट इंडीज़ था, बस्से टेरे और ग्वादेलोप, ये वाला जो स्थान था इसको हम लोग देखते हैं, ये वेस्ट इंडीज़ का प्लेस हो गया। दिनांक यहाँ अगर देखा जाए तो 26 नवंबर 1970। 15 मिनट की अवधि वाली जो यहाँ बादल फटने की घटना देखी जाती है, ये 198.12 मिलीमीटर, मतलब 7.9 इंच के आसपास यहाँ वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। और देखा जाए इसमें तो प्लम पॉइंट का यानी जमैका वाला क्षेत्र इसका लोकेशन था, और 12 मई 1916 ये इसकी डेट है। 1 घंटे तक यहाँ वर्षा होती है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत भयंकर मात्रा में पानी गिरता होगा। और ये 250 मतलब 250 मिलीमीटर यानी 9.84 इंच के हिसाब से यहाँ वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। ये भारत था, लेह लद्दाख वाला क्षेत्र। हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटना ये कोई मतलब ऐसे सामान्य घटना कही जा सकती है। प्रलय की स्थिति जब ज़्यादा आती है तो वहाँ रिकॉर्ड हो जाता है वो आंकड़ा, तो बादल फटने की घटनाएं यहाँ आम होती हैं। इसके बाद 6 अगस्त ये 2010 की बात है, यानी आज से 10 साल पहले की बात है।
उसके बाद 20 घंटे तक लगातार वर्षा होती रहती है। ये वाली जो घटना है इसमें बहुत भयंकर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। गंगा का डेल्टा, मतलब जो गंगा डेल्टा है उसमें भारत वाले क्षेत्र में इसमें वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। ये पुरानी घटना है, जनवरी 1966 की है। उसके बाद 2 घंटे की जो वर्षा रिकॉर्ड की जाती है इसमें अच्छा खासा पानी गिरता है, और ये उत्तराखंड का जो सिंघल क्षेत्र और चनौती जिला है वहाँ पे, मतलब उस एरिया में रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ 16 जून 2015 और 1 जुलाई 2016, मतलब दोनों की डेट दे रखी है। इतना हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ देखिए, भारत में विनाशकारी बादल फटना, ये देख रहे हैं आप, मतलब डिवेस्टेटिंग क्लाउड बर्स्ट इन इंडिया। अब इसमें जो टेबल बनी है, एक तरफ दिया है डेट ऑफ क्लाउड बर्स्ट, और उसके बाद जो प्लेस है जहाँ पे मेघ प्रस्फोटन होता है अर्थात बादल फट जाता है, वो स्थान दिया हुआ है, कितने लोग मरते हैं ये दिया हुआ है। तो अगस्त 1998 यहाँ आप देख रहे हैं, और ये स्थान है ग्वालपाड़ा, असम का, और 400 लोगों की यहाँ पे 400 के आसपास लोगों की मृत्यु होती है। 1970 की अगर बात की जाए जुलाई की, तो अलकनंदा बेसिन वाला जो क्षेत्र उत्तराखंड का है वहाँ पे 500 के आसपास लोगों का देहांत होता है, लोग मरते हैं। इसके बाद 15 अगस्त 1997, ये स्वतंत्रता दिवस की ही तारीख थी, और चिरगांव शिमला जिला मतलब शिमला वाला क्षेत्र पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश। तो स्टेट का नाम याद रखिए और स्थान का नाम दोनों देख लीजिएगा, और इसमें 115 लोगों की डेथ होती है। उसके बाद 17 अगस्त 1998, मिल्पा गांव, कुमाऊं संभाग, उत्तराखंड, ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, 250 के आसपास लोग मरते हैं। यहाँ देखिए मुंबई का जो मेघ प्रस्फोट था, ये 26 जुलाई 2004 का है, और इसमें करीब अगर देखा जाए तो 5000 से कम लोगों की डेथ होती है। इसके बाद देखा जाए लेह लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे 1000 के आसपास का जो आंकड़ा है उसे हम देख रहे हैं, और डेट याद रखिएगा 6 अगस्त 2010। 16 जून 2013 को देखिए तो केदारनाथ में जो बादल फटने की घटना हुई थी, इसको कोई भूल नहीं सकता है। अभी नज़दीक वाली त्रासदी यही है, हालांकि ग्लेशियर टूट गया और तबाही आ गई उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, तो उसकी बात अलग है, मतलब वो नवीनतम हो गया। लेकिन यहाँ जो पीछे वाली घटनाएं हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है। तो 2013 की अगर बात करें तो 16 जून 2013 एकाएक भयंकर बादलों का पूरा झुंड इकट्ठा होता है और बेतहाशा वर्षा शुरू हो जाती है, तो प्रलय वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो ये वाला जो एरिया है इसमें अच्छी खासी लोगों की डेथ हुई थी, मतलब 10,000 का आंकड़ा है, तो 10,000 से कहीं ज़्यादा लोग मरे थे, और कुछ लोग लापता हो गए थे। तो लापता वाले भी वो मर ही जाते हैं, उनका शव बरामद नहीं होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि वो लापता है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए वर्ल्ड के जो मेजर मिनरल माइनिंग सेंटर्स हैं वो दे रखे हैं, मतलब एक तरफ आपको मिनरल का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो कंट्री या मेजर माइनिंग सेंटर हैं वो दे रखे हैं। तो पहले हम लॉ हैज़ को देखेंगे, उसके बाद मैग्नीज, और ऐसे ही जितने भी मिनरल्स हैं उन्हें देखते चलेंगे। तो देखिए इसमें लॉ हैज़ यानी आयरन ओर के बारे में दिया हुआ है। तो पूर्व सोवियत संघ यानी जो पहले का सोवियत संघ रूस था, उसके अंदर बहुत सारे देश जुड़े हुए थे, उसका स्वरूप काफ़ी विस्तृत था। तो उस समय का अगर देखा जाए तो क्रिवाय रॉग यूक्रेन वाला क्षेत्र, और मैग्नेटोगोर्स्क पर्वत, और इसके अलावा कुजनेट्स ये रूस का क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर इसकी उपस्थिति है, ये खनन केंद्र के तौर पर बताया गया है। इसके बाद और भी क्षेत्र है, सिर्फ ये सोवियत संघ वाला हिस्सा नहीं है। ब्राजील में भी प्राप्त होता है लॉयस, वहाँ पे कहाँ प्राप्त होता है तो जो इताबीरा की पहाड़ियाँ हैं, मतलब मिनास गिरेस प्रांत है, प्रोविंस है, वहाँ पे इताबीरा माउंटेन या जो रॉक्स हैं वहाँ से मिलता है। और काराजात माइन की बारे में अगर देखा जाए, मतलब यहाँ पे लॉ एस्क की जो खदानें हैं उनकी भी हम बात कर रहे हैं। तो जो काराजात माइन्स हैं ब्राज़ील की, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी लोहे की खानों के तौर पर देखी जाती है, मतलब ये क्या है, लार्जेस्ट है। इसके बाद देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका को, तो सुपीरियल झील वाला क्षेत्र मिसाम्बी रेंज आप जानते ही हैं, उसके अलावा अल्बामा प्रोविंस जो है उसको भी इसमें जोड़कर देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया पिलबारा रीजन इसमें आप देख लीजिए। उसके बाद नीचे स्वीडन को देखिएगा तो यहाँ पे किरूना और गैलीबरा वाला जो रीजन है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में चले तो यहाँ पे पोस्ट मास्टबर्ग वाला जो क्षेत्र है ट्रांसवाल का, वो पूरा इसके दायरे में आता है, मतलब ये खनन केंद्र हैं और देशों के नाम साथ में दे रखे हैं। इसके बाद मैग्नीज को देखते हैं। यहाँ तक हमने आयरन ओर को देखा है, उसके बाद मैग्नीज है, फिर तांबा है। तो मैग्नीज में अगर देखा जाए तो पूर्वी सोवियत संघ, काला सागर वाला रीजन, और उसमें निकोपोले यूक्रेन वाला क्षेत्र और चायतुरा जो कि जॉर्जिया वाला क्षेत्र है, वो दोनों आता है, वहाँ से इसका खनन होता है। इसके अलावा ब्राज़ील में अगर देखें तो यहाँ पे ओरो प्रेटो जो रीजन है उसको हम लोग देखते हैं। और गैबोन में अगर देखा जाए तो माओड खान या माओड माइन आप कह सकते हैं, यहाँ से खनन होता है। ये मैग्नीज के बारे में हो रहा है, मतलब मैग्नीज की चर्चा हो रही है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में चलते हैं तो यहाँ पे पोस्ट मास्टबर्ग वाला जो क्षेत्र है, सिरेस वाला, उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद चीन में अगर देखें तो यहाँ पे हुनान वाला जो रीजन है, इसके अलावा कियांगसी और कांगतुंग, ये चाइनीज भाषा चिंगचोंग वाली होती है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ से खनन होता है। यहाँ तक हमने मैग्नीज को देखा। कौन कौन से क्षेत्र हैं, पूर्वी सोवियत संघ वाला है, ब्राज़ील है, इसके अलावा गैबोन है, और दक्षिण अफ्रीका है, और चाइना है। क्षेत्रों के नाम भी याद रखिएगा। इसके बाद तांबा को देखते हैं। तो कॉपर कहाँ से निकलता है, इसमें चिली को पहले दिया हुआ है, ये चुकीका माटा आप जानते ही हैं। उसके बाद यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और वहाँ पे एरिजोना प्रोविंस जो है, मोन्टाना प्रोविंस और बूटे रीजन, ये सब इसके दायरे में आते हैं, यहाँ से उत्खनन होता है। कनाडा में ओंटारियो का जो सैडबरी शहर है या सैडबरी सिटी है,
उसमें इस प्रकार के खनन की प्रक्रिया होती है। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो माउंट लॉयल और माउंट ईसा है, मतलब पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ से खनन किया जाता है। जायरे कटंगा वाला जो क्षेत्र है, कांगो जायरे बेसिन वाला, उधर से कटंगा वाला जो रीजन है वहाँ से भी खनन किया जाता है। और साउथ अफ्रीका में नाबा द्वीप और मेसिना में नाबा द्वीप मेसिना वाला जो रीजन है वहाँ से भी खनन होता है। एल्यूमिनियम को अगर देखा जाए, जो मुख्य खनन क्षेत्र है उनके नाम दिए हुए हैं। अब इसके बाद एल्यूमिनियम को देखिएगा तो एल्यूमिनियम ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो केप यार्क, यहाँ देखिए केप यार्क प्रायद्वीप वाइपा क्षेत्र, यहाँ लिखा हुआ है वही चीज़ इंग्लिश में, केप यार्क पेनिसुला वाइपा रीजन, वहाँ से उत्खनन होता है। ये एल्यूमिनियम की बात हो रही है। और उसके बाद यूएसए में चले आते हैं तो यहाँ पे सेलाइन कंट्री एरिया जो यहाँ पे करकांस या करकासांस वाली है, उसके क्षेत्र से खनन किया जाता है। नाम थोड़े अनोखे हैं, उसको आप लिख कर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पर आपको रटना पड़ेगा, ये टोटल रट्टा मार विद्या है और बार बार रिवाइज करना होगा, नहीं तो एक बार रटेंगे फिर भूल जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए और भी है, ये सब एल्यूमिनियम वाला ही है तो इसे यहाँ से हटाते नहीं है। यहाँ तक जितना भी आप देख रहे हैं वो सब एल्यूमिनियम में ही चल रहा है। तो जमैका को देखिएगा, सेंट एलिजाबेथ और सेंट मैरी जो रीजन है या एरिया है वहाँ पे इसका उत्खनन होता है। उसके बाद देखिए पूर्वी सोवियत संघ यानी पूर्व सोवियत संघ जो पहले का रूस था बड़ा वाला, तो उसमें कोला प्रायद्वीप, कोला पेंसुला जो है वहाँ से। इसके बाद गिनी में अगर देखा जाए तो गिनी में कस्सा द्वीप जो है या कस्सा आइलैंड है, इसे कसावा भी कहा जाता है, तो यहाँ से इसका उत्खनन होता है, मतलब यूरेनियम का, माफ कीजिएगा एल्यूमिनियम का। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में देखिए तो उत्तरी नेटाल प्रांत, ये जो रीजन है मतलब नॉर्थ नेटाल रीजन कहा जाता है या क्षेत्र कहा जाता है, तो इससे उत्खनन होता है। यहाँ से एल्यूमिनियम की माइंस पाई जाती हैं और जो एल्यूमिनियम है उसको निकाला जाता है। इसके बाद गोल्ड को देखते हैं, काफ़ी कीमती चीज़ है। देखिए यहाँ पे गोल्ड को अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका सबसे बड़ा भंडार यहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग वाला क्षेत्र और इसके अलावा बॉक्सबर्ग है और ऑरेंज फील्ड स्टेट है। इसके अलावा किम्बरले, इसे आप भूल ही नहीं सकते। किम्बरले ये कहाँ पे है, यहाँ पे कहा गया है कि जो विट वाटर्सलैंड हिल्स हैं यानी पहाड़ियाँ हैं उस रीजन से। तो ये क्षेत्रों के नाम आप याद रखिएगा। क्षेत्रों के नाम थोड़े से यहाँ पे विचित्र हैं, आटपटे हो सकते हैं, लेकिन इन्हें याद रखेंगे तो इनसे बहुत बार प्रश्न बनते हैं, कहाँ से किस चीज़ का खनन होता है या उसकी माइंस पाई जाती हैं। इससे मैचिंग वाले लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से आपको गलत तलाशना होगा, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के जो क्षेत्र है जैसे कि विट वाटर्सलैंड वाला पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इसके अलावा जोहान्सबर्ग, बॉक्सबर्ग, ऑरेंज फ्री स्टेट, किम्बरले, ये सब आप देख रहे हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं, अब यूएसए को देखते हैं। तो यहाँ पे साल्ट लेक रीजन जो है वो पूरा इसमें कवर होता है। इसके अलावा अलास्का वाला रीजन भी है। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो माउंट मोर्गन और इसके अलावा कालगोरली और कुलगार्डी, ये आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा भी है इसे। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे ग्रासबर्ग जो खान है या माइन है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान और दूसरी सबसे बड़ी तांबे की खदान, दोनों चीज़ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान है और दूसरे नंबर पे सेकंड जो लार्जेस्ट ये है किस मामले में है, तांबे की माइन के तौर पे है, यानी कॉपर माइन के तौर पे। और ये इंडोनेशिया में पापुआ प्रांत में स्थित है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, जो प्रोविंस ऑफ पापुआ है इंडोनेशिया का, वहाँ पर है। इसे आपने देखा, तो ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चांदी में देखते हैं, तो चांदी में अगर देखा जाए तो पहले मैक्सिको है, यहाँ पे चिहुआ हिंडाहो वाला जो क्षेत्र है ये वाला रीजन आता है। इसके अलावा कनाडा में ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक वाला रीजन है। यूएसए में यूटा है, उसके अलावा मोन्टाना है, एरिजोना है, कोलोराडो है, ये रीजन आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो माउंट ईसा है, कालगोरली, आपने पीछे देखा ही कि ये सबसे बड़ी यहाँ पे ग्रासबर्ग जो खदान है, ये सोना भी उगलती है और तांबा भी उगलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो खदान होती है या खान होती है, मतलब माइंस होती हैं, वहाँ से एक से ज़्यादा मिनरल्स भी प्राप्त हो सकते हैं। फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया में आप देख रहे हैं माउंट ईसा, कालगोरली और ब्रोकेन हिल। इसके बाद बोलीविया, तो बोलीविया में अगर देखा जाए तो पोटोसी वाला जो रीजन है वहाँ से इसका उत्खनन होता है। और दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल और नेटाल रीजन, ये काफ़ी सारे खनिजों के उत्पादक हैं। तो दक्षिण अफ्रीका और पूरा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर साक्षरता और जो डेवलपमेंट है वो बहुत धीमा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ खनिज संसाधनों की भरपूर मात्रा है, लगभग सभी प्रकार के खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सब हमने देखा। उसके बाद अब टिन को देखिए, तो टिन का जो उत्खनन या टिन की जो माइंस है उसके बारे में अगर देखा जाए तो इनका क्षेत्र यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देखिए ये है मलेशिया, किंटा घाटी, और इसके अलावा सेलांगोर, येनान द्वीप, पेराक घाटी, ये वाली आती है। इंडोनेशिया में ब्रंगा द्वीप या बिलिटन वाला जो क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे आप ब्रिटनी के तौर पे देख रहे हैं, ये ब्रिटिलन दिया हुआ है, असल में ब्रिटनी नाम है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है इंडोनेशिया का, दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद चीन में यूनान, हुनान, ये दोनों प्रांत हैं, अच्छे अच्छे नाम याद हो जाएंगे। म्यांमार में शान का पठार है, मतलब शान प्लेटू है। उसके अलावा काइनी प्लेटू जो है उसको भी देखा जाता है इस टिन के माइन के तौर पर। उसके बाद नीचे चलते हैं, अब सीसा को देख लेते हैं। अब सीसा का मतलब यहाँ मुंह देखने वाला सीसा नहीं, ये पीबी की बात हो रही है। जो प्लम्बम होता है उसे लेड या सीसा के तौर पर जाना जाता है। उसका उत्खनन कहाँ कहाँ से होता है, तो ये दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रोकेन हिल वाला क्षेत्र है और माउंट ईसा, क्वींसलैंड वाला एरिया, वहाँ से होता है। कनाडा का सैंडबरी, उसके अलावा पेरू में सेरो दो पास्को, यहाँ से होता है। जस्ते को अगर देखा जाए, मतलब जिंक की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रोकेन हिल और माउंट ईसा वाला क्षेत्र है वहाँ से उत्खनन होता है मेनली। और उसके अलावा कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया वाला जो रीजन है वहाँ से
कोयले को अगर देखा जाए, यहाँ तक तो हमने मिनरल्स को देखा, अभी कोयला भी मिनरल्स ही है, लेकिन ये धातु नहीं है, पीछे हमने धातुओं को देखा। यहाँ देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका अपलेशियन जो कोयला रीजन है, मतलब कोल फील्ड है, वहाँ से उत्खनन होता है। इसके अलावा जो पूर्व सोवियत संघ था, वहाँ पे डोनेस्ट बेसिन वाला जो रीजन है, मतलब यूक्रेन वाला एरिया, इसके अलावा कुजनेट्स बेसिन और काराडांगा वाला जो रीजन है, वहाँ से उत्खनन होता है। चीन में अगर देखा जाए तो सांची, शैंसी और जेचवान जो है, यहाँ से उत्खनन का काम होता है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया रीजन जो है, यहाँ से उत्खनन होता है। ये कोयले के भंडार के तौर पर देखे जाते हैं। जर्मनी में रूर बेसिन पूरा, ध्यान दीजिएगा, और सार, ये सब आते हैं। हीरे की ओर चलते हैं कि यहाँ कोयले के बारे में अगर देखा तो कोयले से ही हीरा बनता है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ अब हीरे को देख लेते हैं। तो जहाँ से कोयला निकलता है वहीं से हीरा भी निकलेगा, क्योंकि सेम माइन होती है, उसमें कोई अलग से खदान तो बनती नहीं है। फिलहाल ज़्यादा कहाँ से निकलता है उसको हमें देखना है। तो इसमें साउथ अफ्रीका है, यहाँ से किम्बरले वाला, जोहान्सबर्ग वाला, केप टाउन वाला जो रीजन है वो जुड़ा हुआ है। जायरे में कटंगा का प्लेटू जो है, ये वाला रीजन। और भारत में अगर देखा जाए, यहाँ इंडिया को देख लीजिए, पन्ना और गोलकुंडा की खानें, गोलकुंडा की खान से कोहिनूर निकला था और अभी अपने देश में नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। फिलहाल पन्ना एमपी का और गोलकुंडा की खान जो होती है, वहाँ से इसका उत्खनन होता है। उसके बाद पेट्रोलियम को देखिए। पेट्रोलियम के बारे में अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अपलेशियन रीजन है और गल्फ क्षेत्र जो है, इसके अलावा कैलिफोर्निया का पूरा क्षेत्र, वो इसमें आता है। और मेन जो खाड़ी देश हैं वो मुख्य उत्पादक के तौर पर देखे जाते हैं। तो सऊदी अरब में अम्मान, धावर और कातिफ, ये सब तेल शोधक केंद्र जो यहाँ रासन तुरा है उसके तौर पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा कुवैत में बुरहान की पहाड़ियाँ, ईरान में लाली, करमशाह, नफ्त, सफ़ेद, इसके अलावा हफ्तकेल और गज सारन, ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ईरान का हो गया। इराक को देख लीजिएगा तो यहाँ पे किरकुक, मोसल, बसरा और तिकरिक जो क्षेत्र हैं वो इस प्रकार के पेट्रोलियम के भंडार के तौर पर देखे जाते हैं। इसके बाद एटॉमिक जो मिनरल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो एटॉमिक मिनरल्स का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थों की बात हो रही है। इसमें कनाडा, एटॉमिक मिनरल का मतलब ये नहीं हो गया, एटम तो सभी जितने भी एलिमेंट हैं सब में होते हैं, तो पीछे भी हमने कुछ एलिमेंटों को ही देखा है। यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनकी बात हो रही है। कनाडा का जो अथावास्का लेक वाला रीजन है और ग्रेट बियर लेक है, उसके पास यूरेनियम सिटी और पोर्ट रेडियम, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो प्लेटू, और नीचे साउथ अफ्रीका में जो बिट वाटर्स लैंड आपने पीछे देखा है, ये हिली रीजन है, यहाँ से उत्खनन होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। और जायरे कटंगा प्लेटू जो है, यहाँ से भी उत्खनन होता है, ये हमने देखा। अब इसके बाद जल विद्युत को देख लें, ये भी ऊर्जा का एक स्रोत है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो केंद्र है वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, नियाग्रा फॉल जो है, नियाग्रा प्रपात है, वहाँ से। इसके अलावा सेंट एंथोनी प्रपात से, अपलेशियन पर्वत से, अल्बामा से। असल में ऊंचाई से पानी को गिराना ये एक इसमें कला होती है जिससे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो यहाँ जो वाटरफॉल नेचुरल तरीके से बने हुए हैं उनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का अच्छा खासा अवसर होता है, वही दिया हुआ है। इसके बाद कनाडा का नियाग्रा हो गया। और दक्षिण अमेरिका का आप देख रहे हैं, यहाँ पे इटाइपू परियोजना है। अब ये जो परियोजना या प्रोजेक्ट है ये पराना रिवर पर बना हुआ है। तो कौन सी परियोजना किस रिवर पर बनी है ये भी आपको ध्यान देना है, सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशी भी जो मुख्य हैं उन्हें देखना है। इसके बाद अगर जल विद्युत के बारे में देखा जाए तो अफ्रीका में जो वोल्टा रिवर है उस पर ओकोसोम्बो डैम बनाया गया है, घाना वाला क्षेत्र है। इसके अलावा सेनार डैम है, ये सूडान में है। और नील नदी का जो आसमान बांध है वो मिस्र में है, आप जानते ही हैं। इसके अलावा करीबा बांध है। तो ये सब जो डैम बनाए गए हैं इनके द्वारा भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। बांध बनाने का उद्देश्य यही होता है, मतलब उसमें पानी इकट्ठा करके जो नदियों का पानी समुद्र में मिलकर या कहीं बहकर वेस्ट हो जाता है उसको रोककर उसका उपयोग किया जाता है, उससे बिजली बनाई जाती है या सिंचाई वगैरह की जाती है, ये सब काम होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए नीचे जाम्बेजी रिवर है, यहाँ से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। भारत में आ जाएं तो यहाँ पे टिहरी डैम आपको दिखाई देगा, भागीरथी पे बना हुआ। गंगा का मुख्य जो स्रोत है वहीं पे बांध दिए हैं, इसीलिए गंगा की धारा में कमी आ गई है। उसको खोल दिया जाए तो पूरा जो गंगा है वो साफ भी हो जाएंगी, लेकिन खोल देंगे तो बिजली कहाँ से बनेगी। तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के तौर पर दिखाई देता है। और जोग प्रपात भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। जो मुख्य है उनको दिखाया गया है, चीन में दिखाया। इसमें देख लीजिए ये लुबुज परियोजना है जो कि हुरांगी रिवर पर बनी हुई है। देखिए हर देश का यहाँ पे सारी जितनी भी परियोजनाएं हैं या क्षेत्र हैं उनका नाम नहीं दिया है, जो मेन है उनका नाम दे रखा है। इसके बाद विश्व के प्रमुख उद्योग और केंद्र आप देख लीजिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज एंड सेंटर्स। एक तरफ आपको देश के नाम दिए हैं या क्षेत्र के नाम दिए हैं और वहाँ पर कौन सा उद्योग है या कौन सी इंडस्ट्री है वो दे रखा है। तो इसमें बाएं और दाहिने आप देखिएगा, देश का नाम ऊपर दिया है। देश जैसे आप देखिए ब्रिटेन है, यहाँ फ्रांस है। अब उसके अंतर्गत जितने भी रीजन है उनका नाम इधर बाईं तरफ दिया है और दाहिनी तरफ जो उद्योग वहाँ पे डेवलप हुए हैं या जिस उद्योग के वो केंद्र हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो पहले मैनचेस्टर को देख लीजिए। ब्रिटेन में अगर हम देख रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है, मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके बाद लिवरपूल है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो लिवरपूल में जलपोत निर्माण और तेल शोधन, ये आप देख रहे हैं, मतलब जो शिप बिल्डिंग का काम होता है और रिफाइनिंग का काम होता है वो इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके बाद देख लीजिए, अब यहाँ पे लिवरपूल से आपको डेडपूल याद आ रहा होगा, तो डेडपूल को जाने दीजिए। ब्रेडफोर्ड को देखिएगा, यहाँ पे वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी डेवलप है, अच्छी खासी है, ऊनी वस्त्र उद्योग।
लंदन को अगर देखें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का पूरा केंद्र है, मतलब परिवहन केंद्र है और इंजीनियरिंग वाला केंद्र है, अभियांत्रिकी वाला। डर्बशायर या डर्बीशायर को देखिए तो यहाँ पे वुलन टेक्सटाइल वाला जो काम है वो पूरा पनपा हुआ है। ये हमने ब्रिटेन को देखा, यानी यूके को देखा। अभी उसके बाद देखने वाले हैं फ्रांस को। अभी यूरोप में घूम रहे हैं तो देखिए पेरिस, फ्रांस का यहाँ पे जो राजधानी क्षेत्र है पेरिस, ये एयरक्राफ्ट और जो ट्रांसपोर्टेशन है या ट्रांसपोर्ट है उसके लिए जाना जाता है। इसके बाद शोम्पेन और बोर्डो, ये शोम्पेन या शैम्पेन कहा जाता है, तो इसी के नाम पे दारू का नाम या दारू के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है। तो वैसे भी आप जानते हैं कि फ्रांस को सुरा और सुंदरी का देश कहा जाता है। तो यहाँ शराब उद्योग, वाइन इंडस्ट्री पूरी पनपी हुई है। लियोन्स को देखिएगा, यहाँ पे रेशमी वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण, ये दोनों काम होते हैं। कहने का मतलब क्या, सिल्क, टेक्सटाइल और जो फूड प्रोसेसिंग का काम है वो यहाँ पे होता है। लियोन्स के बाद नीचे देखिएगा सार और लॉरेन क्षेत्र को, ये जो रीजन है यहाँ पे आयरन स्टील उद्योग जो है वो पूरा पनपा हुआ है। मतलब कहाँ की कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा उत्पादन करती है या उसके केंद्र के तौर पर, उसके हब के तौर पर जानी जाती है, ये हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद जर्मनी में चलते हैं तो जर्मनी में सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, एक तो डॉर्टमंड है और दूसरा फ्रैंकफर्ट है। तो डॉर्टमंड में अगर देखा जाए तो जो हैवी इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री, मतलब केमिकल वाला जो क्षेत्र है वो देखा जाता है, रसायनों का निर्माण वगैरह होता है। और फ्रैंकफर्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे इंजीनियरिंग और परिवहन यानी इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन की जो बात है उसके केंद्र के तौर पर ये जाना जाता है। इसके बाद रूस में चलते हैं तो रूस में पहले आपको मास्को और गोर्की दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो केंद्र है उसमें आयरन स्टील है, केमिकल है और इसके अलावा मेटलर्जी वाला भी काम होता है। जब केमिकल प्रोसेस चल रहे हैं तो उसमें मेटलर्जी तो होगी ही, धातु शोधन और जो शोधन की प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेंगी। तो ये सारा केंद्र यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मैग्नेटोगोर्स्क, ये जो आप नाम देख रहे हैं, रशियन यहाँ पे लैंग्वेज आपको दिखाई दे रही है। तो लौह इस्पात और तेल शोधन यानी आयरन स्टील और ऑयल रिफाइनिंग का काम यहाँ पर होता है। इसके बाद लेनिनग्राड, ये सेंट पीटर्सबर्ग वाला रीजन है। तो यहाँ पर वस्त्र, रसायन और कागज तीनों के ही केंद्र के तौर पर इसे देखा जाता है। टेक्सटाइल है, केमिकल्स हैं और पेपर है। इसके बाद नीचे ये वाला देख लीजिए, ये है मास्को इवानोवो, ये रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर आपने देखा ऊपर, लेकिन इसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैनचेस्टर खुद कॉटन टेक्सटाइल का केंद्र है और यहाँ ये रशिया में उसी तरह का काम करता है, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तौर पर विख्यात है। इसके बाद जापान में चलते हैं तो जापान में देखिए यहाँ पे नागोया है और यहाँ देखिए जापान, नागोया, और इसके बाद डेट्रॉयट, मतलब इसमें एयरक्राफ्ट वाला दिखाया गया है। एयरक्राफ्ट है, कार है, मशीनरी है, इन सब का केंद्र माना जाता है। ओसाका जो जापान का है, मैनचेस्टर, ये जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब यहाँ पे जापान का मैनचेस्टर इसको क्यों कहा जाता है, इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तौर पे। उसके अलावा यहाँ और भी काम होते हैं, जैसे कि शिप फॉर्मेशन का, उसकी बिल्डिंग का काम होता है। आयरन स्टील का पूरा केंद्र है। इसके बाद कोबे और क्योटो है। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं स्थानों के नाम, ये जापान को हम लोग इस समय पूरा कवर कर रहे हैं। तो क्योटो और कोबे में जलपोत का निर्माण होता है। इसके अलावा लौह इस्पात और जो वस्त्र उद्योग है वो भी पनपा हुआ है, मतलब शिप्स, आयरन स्टील और टेक्सटाइल। इसके बाद नागासाकी, परमाणु बम हमले का शिकार, तो लौह इस्पात और जलपोत, मशीन इत्यादि का निर्माण होता है। टोक्यो और नागासाकी में जलपोत और इंजीनियरिंग, वस्त्र इत्यादि सब जो चीज़ें हैं वो बनती हैं। इसके बाद यटावा है, ये जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है, मतलब यटावा जो है इसको जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। और लौह इस्पात उद्योग यहाँ पर अच्छा खासा फैला हुआ है। इतना हमने देखा। अब चाइना की ओर चलते हैं। चीन में अगर देखा जाए तो शंघाई आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। शंघाई जो केंद्र है उसमें वस्त्र, मशीन और पोत निर्माण और रेल इंजन का नाम आता है, मतलब टेक्सटाइल, मशीन, शिप बिल्डिंग और रेलवे इंजन। इसके बाद वुहान शहर, ये कोरोना के फैक्ट्री के तौर पर देखा जाता है। तो यहाँ पे कोरोना वायरस को आप नहीं देखेंगे। यहाँ जो इसका मुख्य केंद्र है वो वस्त्र उद्योग है। इसके बाद मशीन यहाँ पे बनती है तरह तरह की, जलपोत का निर्माण होता है, लौह इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद अनशान मुगदेन आप देख रहे हैं, ये चीन का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, पिट्सबर्ग कहा जाता है और ये लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। इसके बाद बीजिंग को देखिएगा तो बीजिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसके अलावा मशीन प्रोडक्शन, उसका जो फार्मेशन वगैरह है वो होता है। स्टील की मशीनें बनती हैं, इस्पात मशीनें, उन्हें आप देख रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद नीचे थोड़ा सा टेबल का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। इसमें 3 हिस्से आ गए हैं। एक तरफ देश का नाम दिया है, यहाँ देख रहे हैं आप। उसके बाद मेजर इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल सेंटर है वो दे रखे हैं और कौन सी इंडस्ट्री है वो दी हुई है। तो पहले देखिए यूक्रेन, तो यहाँ पे क्रिवाय रॉग, रोस्तोगो वाला जो क्षेत्र है वो पूरा आता है। ये केंद्र का नाम है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर कौन सा उद्योग पनपा हुआ है, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो नहीं चेंज हुआ है, अभी हम लोग उद्योगों को ही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ टेबल में 3 हिस्से बनाकर और ज़्यादा इसे डाइवर्स बनाने का प्रयास किया गया है। तो आयरन स्टील और हैवी मशीनरी वाला जो रीजन है या उसके केंद्र के तौर पर ये जाना जाता है। इसके बाद नीदरलैंड में चले जाते हैं। ये देश का नाम है, इधर आप देख रहे हैं। रॉटरडम और एम्स्टर्डम, ये दोनों क्षेत्र हैं उद्योग के केंद्र के तौर पर। यहाँ पे मरीन इंजीनियरिंग का क्षेत्र पूरा पनपा हुआ है। इसके अलावा जलपोत का निर्माण होता है, हीरे की पॉलिश की जाती है, ये काम होता है। इसके बाद बेल्जियम को आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए। तो बेल्जियम का जो क्षेत्र है, मतलब उद्योग केंद्र, वो कौन सा है, एंटवर्प है, यहाँ बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर डायमंड इंडस्ट्री जो है वो पूरी पनपी हुई है। इसके बाद डेनमार्क को देखिएगा तो डेनमार्क का कोपेनहेगन है और डेयरी उद्योग यहाँ पर अच्छा खासा पूरा फैला हुआ है। इसके बाद इटली को देखिएगा तो मिलान, ये मुख्य औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा तुरीन, ये इटली का डेट्रॉयट कहा जाता है, मतलब ये जो मिलान है ये क्या है, मेजर इंडस्ट्रियल एरिया
देखा जाता है या माना जाता है। और तुरीन जो है ये इटली का डेट्रॉयड कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे रेशमी जो क्षेत्र है, मतलब सिल्क एरिया पूरा इसको माना जाता है। और मोटर कार के लिए डेट्रॉयड फेमस है ही है, तो आप जानते ही हैं, ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर। इसके बाद स्वीडन को देखिएगा, तो स्वीडन का स्टॉकहोम है, ये मेन इंडस्ट्रियल एरिया है स्वीडन में, और जलपोत का यहाँ निर्माण होता है, शिप बिल्डिंग का काम होता है। इसके बाद ब्राज़ील में चले आते हैं, तो ब्राज़ील में अगर आप देखें तो साओ पाउलो है और रियो डी जेनेरियो है राजधानी क्षेत्र। तो यहाँ अगर देखा जाए साओ पाउलो में काफ़ी उद्योग यानी कॉफ़ी इंडस्ट्री, और रियो डी जेनेरियो में अगर देखें तो वस्त्र उद्योग और काफ़ी उद्योग दोनों ही यहाँ पर फैला हुआ है। इसके बाद अर्जेंटीना में चले आते हैं, तो अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स, ये पहले राजधानी क्षेत्र आप देख रहे हैं। यहाँ पे मांस और डेयरी उद्योग, मतलब गौ पालन होता है, पशुपालन होता है, और डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं। उसके अलावा मांस का भी उत्पादन होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मीट और डेयरी इंडस्ट्री। और ला प्लाटा को अगर देखा जाए तो ला प्लाटा में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ला प्लाटा जो है यहाँ पे एयरक्राफ्ट, रसायन और लौह इस्पात वाला जो काम है वो होता है। तो आप एक काम करिएगा, ये जो जितनी भी लिस्ट आप देख रहे हैं, अगर ऐसे आप रटने लगेंगे नहीं याद होगा। पूरे वर्ल्ड का जो मैप होता है, एक ब्लैंक मानचित्र लीजिएगा, खाली मानचित्र, और उसमें इन स्थानों को आप पेंसिल से या पेन से दर्शा दीजिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। दिमाग चित्रों को जल्दी याद करता है। तो देखिए, अब यहाँ पर ब्राज़ील को आपने देखा, उसके नीचे अर्जेंटीना को देखा। यहाँ पे मांस और डेयरी उद्योग जो है वो ब्यूनस आयर्स का हो गया, और ला प्लाटा में एयरक्राफ्ट और रसायन, लौ इस्पात वाला काम, ये सब होता है। चिली में अगर चले आए तो यहाँ पे सेंटियागो और वॉलपरेजो वाला जो रीजन है, मतलब वॉलपरेजो सेंटियागो, ये वाला रीजन है। और यहाँ पर कौन सा काम होता है, तो तेल शोधन का काम होता है, पेट्रोकेमिकल्स का काम होता है। तेल शोधन मतलब क्या, ऑयल रिफाइनिंग की बात हो रही है। और शराब इंडस्ट्री, मतलब जो वाइन इंडस्ट्री है, वो भी यहाँ पर फैली हुई है। इतना हमने देखा, और भी चीज़ें हैं, यहाँ देख लीजिए। तो वेनेजुला को आप देख रहे हैं, वेनेजुला में अगर देखें तो मराकैबो, ये तेल शोधन उद्योग के लिए जाना जाता है। मोरक्को को अगर देखें तो यहाँ पे कासाब्लांका है, ये रीजन है, और यहाँ रसायन उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री पूरी है। इजिप्ट में अगर चले आए तो यहाँ पे काहिरा और सिकंदरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉटन क्लॉथेस के लिए या कॉटन इंडस्ट्री के तौर पे देखा जाता है। इसके बाद अब यूनाइटेड स्टेट की ओर चलते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, महाशक्ति। यहाँ एक तरफ केंद्र का नाम दिया है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री का नाम दिया है। तो पहले आप देखिए पिट्सबर्ग को, ये विश्व की इस्पात राजधानी कही जाती है, मतलब इस्पात की या स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा न्यू ऑर्लियंस, तो यहाँ पर लौह इस्पात उद्योगी, तो नाम से ही स्पष्ट हो गया कि इस्पात की राजधानी है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर लौह इस्पात का पूरा जो कारोबार है वो फैला हुआ है। इसके बाद डेट्रॉयड को अगर देखा जाए तो डेट्रॉयड जो है ये मोटर कार यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जाना जाता है। इसके बाद शिकागो में चलते हैं, तो यहाँ पे मांस प्रसंस्करण होता है, मतलब मीट प्रोसेसिंग का जो काम है वो होता है। लॉस एंजल्स, ये हॉलीवुड पूरा है, मतलब यहाँ पे फिल्म उद्योग फैला हुआ है। फिल्म का भी काम होता है, साथ में एयरक्राफ्ट वाला भी काम होता है। और हॉलीवुड ये दुनिया का सबसे बड़ा जो फिल्म उद्योग है उसके तौर पर देखा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, सैन फ्रांसिस्को, सभी हॉलीवुड की नकल करते हैं, सिलिकॉन वैली के तौर पे इसे देखा जाता है। देखिए सैन फ्रांसिस्को का जो नाम है वो सिलिकॉन वैली है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसे देख रहे हैं। और यहाँ पर काम क्या होता है, तो तकनीकी जितने काम है वो होंगे ही। कंप्यूटर और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सिस्टम है उसमें सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ सिलिकॉन वैली का नाम दिया है। उसके अलावा ऑयल रिफाइनिंग का काम होता है और शिपिंग या शिप बिल्डिंग का भी काम होता है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। इसके बाद सिएटल को देखिएगा, तो सिएटल जो है ये नॉर्थ अमेरिका का मोस्ट प्रोमिनिएंट इंडस्ट्रियल एरिया है और ग्रेट लेक रीजन में ये पड़ता है। ये इसकी लोकेशन है, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला आप दोनों देख सकते हैं। यहाँ जो क्षेत्र है या उद्योग है उसमें लेबरिंग का नाम आपको दिखाई दे रहा है, और एल्यूमिनियम प्रगलन यानी जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होती है वो काम यहाँ पर होता है। इसके अलावा सील एंड इंजीनियरिंग, ये जो काम है ये सब चलते हैं यहाँ पे, पूरी इंडस्ट्री है, अच्छा खासा कारोबार है। इसके बाद मॉन्ट्रियल, ये नीचे अब कनाडा आ गया। यहाँ तक हमने किसको देखा, यूएस को देखा या यूएसए आप कह सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं कनाडा की ओर, तो कनाडा में आप मॉन्ट्रियल को देख रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद आ रहा होगा फिलहाल। तो मॉन्ट्रियल में जलपोत और एयरक्राफ्ट यानी शिप और एयरक्राफ्ट का काम होता है। क्यूबेक को अगर देखा जाए, यहाँ पे क्यूबेक होना चाहिए, बड़े ओ की मात्रा होगी फिलहाल। तो क्यूबेक को अगर देखा जाए तो यहाँ पे मरीन इंजीनियरिंग और जलपोत का निर्माण होता है, ये सब काम होता है। इसके बाद ओटावा में चले आते हैं, तो यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री है, कागज का पूरा उद्योग लगा हुआ है। हैमिल्टन कनाडा का इसे बर्मिंघम कहा जाता है, मतलब बर्मिंघम कनाडा का ये जाना जाता है। यहाँ नीचे देखिए इसके बारे में क्या कहा है, तो आयरन स्टील और इंजीनियरिंग वाला काम होता है। और टोरंटो की अगर बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल दोनों के ही काम के तौर पर इसे जाना जाता है। यहाँ तक हमने कुछ उद्योगों को देखा। अभी नदियों के नाम और महत्वपूर्ण पत्तनों के नाम दे रखे हैं, मतलब इंग्लिश में अगर इसे देखा जाए तो रिवर्स है और इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं वो दिए हुए हैं, इन्हें देख लेते हैं। एक तरफ रिवर का नाम है, उसके बाद पोर्ट्स है, उसके बाद फिर रिवर है, फिर पोर्ट्स है, मतलब ये वाला पहले देखते हैं, उसके बाद इधर वाला देखेंगे। तो इसके दो हिस्से हैं, मतलब ये टेबल कायदे से नीचे की ओर जानी चाहिए थी लेकिन साइड में जगह बचा दी गई, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पहले राइन नदी आपको दिखाई दे रही है, तो रॉटरडम इसका क्या है, पत्तन है, पोर्ट है। इसके बाद एल्ब रिवर आपको दिखाई दे रही है, हैम्बर्ग प्रोविंस ये इसका पोर्ट है। इसके बाद सीन नदी आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ मार्सेलीज इसका पोर्ट है। लॉयर को अगर आप देखें तो सेंट नजारे और नॉन्टे ये इसके पोर्ट के तौर पे देखे जाते हैं। अमेजन को अगर देखें तो यहाँ पे मनाओसा और इक्विटास ये इसके पोर्ट हैं। इसके बाद सिक्वांग को देखिए,
सिकियांग क्या है, ये नदी का नाम है। अब यहाँ पे कैंटन और हांगकांग ये इसके पत्तन है अर्थात पोर्ट हैं, बंदरगाहों के बारे में चर्चा हो रही है। इसके बाद अब इधर वाली लिस्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पर देखिए वेजर है और यहाँ पत्तन को अगर देखा जाए तो ब्रिमेन और हनोवर आते हैं। ओडर को अगर देखें तो यहाँ पे स्टैटिन और फ्रैंकफर्ट का नाम आता है। गैरून को अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोर्डो का नाम आता है और मिसिसिपी रिवर का जो पोर्ट है उसमें न्यू ऑर्लियंस का नाम आता है। पराना में अगर चले आए, पराना रिवर का नाम है और यहाँ पे सांता फे नाम का जो पोर्ट है उसको हम लोग देखते हैं। मरे डार्लिंग को देखिए तो यहाँ पे बोरकी आपका पत्तन है अर्थात पोर्ट है। इतना हमने पूरी लिस्ट देखी है जिसमें कि नदियों के नाम और पोर्ट के नाम दे रखे हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इससे अक्सर लिस्ट बनाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं। लिस्ट का मतलब यह है कि एक तरफ सूची दी रहेगी, उसमें नदी का नाम दिया रहेगा और एक तरफ पत्तनों का नाम दिया रहेगा, कहेगा कि इसको करेक्टली मैच करिए और नीचे दिए गए जो कूट वाक्य हैं या कूट दिए हुए हैं, मतलब कोड लैंग्वेज दी हुई है, उससे आप मैच कराइए। ऐसा होता है। अब इसके बाद नीचे जो इसमें टेबल अगली वाली है उसमें कहा गया है कि ट्राइब्स इनहैबिटिंग माउंटेनियस रीजन, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, उनके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो किस तरह से दिया है, यहाँ देखिए जनजातियों के नाम दिए हैं, इधर उनका क्षेत्र दिया है। वही चीज़ यहाँ पे दूसरे टेबल के हिस्से में दी हुई है। मतलब टेबल का फर्स्ट पार्ट ये है और टेबल का जो सेकंड पार्ट है वो ये वाला है। तो पहले इधर वाले हिस्से को देखते हैं, ये वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें एक तरफ जनजाति है, उसमें आप देख लीजिए इसमें कोल का नाम आता है, संथाल, हो और भील, ये सब क्या है, ट्राइब्स के नाम है। और क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये छोटा नागपुर का पूरा जो पठारी रीजन है भारत में, वहाँ पर पाई जाती है। वेदा जनजाति है, श्रीलंका की है। जनजातियों से हर बार लगभग कुछ न कुछ जुड़े हुए प्रश्न आते ही हैं। अब इसके बाद सेमांग को देखिए तो सेमांग कहाँ की है, मलेशिया की है। हाईलैंडर को अगर आप देखें तो ये स्कॉटलैंड की है। और कोटिनी बोई जो है ये चेक और स्लोवाक वाला जो रीजन है वहाँ पर पाई जाने वाली जनजाति है। इसके बाद आप क्रैकर को देख रहे हैं तो ये जॉर्जिया रीजन की है, इसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ तक हमने जनजातियों को देखा, ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद जनजातियों को इधर भी देखना है आपको, तो टोडा जो है ये नीलगिरी हिल में पाई जाती है, भारत की है। उसके बाद एटाज को देख लीजिए, फिलीपींस। वेल्स जो है ये वेल्स और कार्नवाल, और गॉल जो है ये फ्रांस में पाई जाती है। हिलबिली ये एक ट्राइब का नाम है, तो ये ओजार्क और अपलेशियन रीजन जो है वहाँ पर पाई जाती है। ये सब हिली रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर पाई जाने वाली ट्राइब्स को हम लोग देख रहे हैं। सैंड हिलर को देखिएगा तो ये दक्षिणी जो कैरोलिना वाला रीजन है वहाँ पर पाई जाती है, वहाँ के मूल बाशिंदे। इसके बाद अगली जो टेबल है उसमें हम देखने वाले हैं माउंटेन्स को और उनकी जो कंट्री है, मतलब इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ द एशिया, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट का पूरा हम देखने वाले हैं। इसमें पूरी दुनिया को हम नहीं कवर कर रहे हैं, सिर्फ अपने कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं। तो फ्यूजियामा आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये जापान का देवता या जापान का सच्चा सिपाही कहा जाता है, सच्चा समुराई इसको कहा जाता है जापान में। तो जापान में लोग इसकी पूजा करते हैं। ये ज्वालामुखी पर्वत है जो कि सोया हुआ है, लेकिन कब जगेगा कुछ भरोसा नहीं है, और जब जगेगा तो तबाही आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल ये जापान का सबसे बड़ा पर्वत है, लार्जेस्ट माउंटेन है पूरे जापान में। इसके बाद जो अगला है वो फैंसी पान है, ये नाम आपको दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ों के नाम है। तो फैंसी पान जो है ये हिंद चीन का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। मतलब इसके बारे में कहा गया है कि इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द इंडो चाइनीज पेनिसुला कंप्राइजिंग वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया, हेंस इट्स निक नेम। अब इसका जो निक नेम है वो कौन सा है, रूफ ऑफ इंडोनेशिया, माफ कीजिएगा, रूफ ऑफ इंडो चाइना, ये इसका निक नेम है, यानी उपनाम भी इसका रख दिया गया है। तो उपनाम के तौर पे भी आप जान लीजिएगा, कई बार क्या होता है ये जो निक नेम है ये बड़े फेमस हो जाते हैं और इनसे प्रश्न बन जाते हैं, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके बाद त्यान शांग है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, इसे आप मैप पर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक खाली मानचित्र लेकर बैठिए और इन स्थानों को उसमें लोकेट करते जाइए, ये आपके लिए सुविधाजनक होगा। इसके बाद देखिए त्यान शांग को आप देख रहे हैं तो ये चीन का सबसे मुख्य पर्वत होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन इन चाइना, यही दिया हुआ है। इसके बाद सारामती शिखर को आप देख रहे हैं तो ये म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है, म्यांमार में ये हाईएस्ट माउंटेन है। इसके बाद नीचे माउंट ब्रामा को आप देखिए तो ये इंडोनेशिया का सबसे सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। ये पहाड़ तो ही है, उसके साथ साथ क्या है, ये वॉल्केनो है। अब इसके बाद कुर्दिस्तान माउंटेन को आप देख रहे हैं तो ये इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है, हाईएस्ट माउंटेन इन इराक। उसके बाद हिंदू कुश को आप देख रहे हैं, ये हिंदू कुश। इसके बारे में अगर देखा जाए यहाँ पे है, ये पामीर का जो गांठ वाला हिस्सा है, मतलब पामीर नॉट जिसे कहा जाता है, उसके पश्चिमी भाग में ईरान के एलबुर्ज पर्वत तक फैला हुआ है। इसके बारे में कहा गया है कि इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पामीर नॉट एक्सटेंड टू द एलबुर्ज माउंटेन ऑफ ईरान। इसके बाद तेनन सांग बाई, अच्छा नाम है, तो ये थाईलैंड का सबसे ऊंचा माउंटेन है, यहाँ आप देख रहे हैं। और हिमालय को आप देख लीजिए तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, एक वलित पर्वत है, आप जानते हैं, फोल्ड माउंटेन है, और इसमें वलन की प्रक्रिया चलती रही और अभी ऊंचे होने का प्रोसेस चल रहा है। तो इसीलिए लगातार इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं, हल्के फुल्के या बड़े वाले। ये इस बात का प्रमाण है कि अभी भी ये डेवलप हो रहा है और ऊंचाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये युवा पर्वत है और विश्व का सबसे ऊंचा है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो इसी का हिस्सा है। आगे चलते हैं, और ये गर्व की बात है कि ये हमारे आसपास है। इसके बाद यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में इसमें दिया हुआ है। एशिया को हमने देखा, वहाँ पे पहाड़ देखे, अब यहाँ पे यूरोप की नदियों को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए इसमें एक तरफ रिवर का नाम दिया है और दूसरी तरफ जो नदियों की विशेषताएं हो सकती हैं, मतलब कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, क्या बनाती है, क्या करती है, वो सब दिया हुआ है।
तो पहले रोन दिया है। रोन जो है वो स्विस आल्प्स से निकलकर जेनेवा झील से होकर भूमध्य सागर में गिरती है, ये इसका पूरा डाटा है। वही चीज कहा गया है कि इट राइजेज इन स्विस आल्प्स एंड फॉल इनटू मेडिटेरियन सी वाया लेक जेनेवा, मतलब लेक जेनेवा इसका बीच का एक रास्ता हो सकता है और उसी के सहारे ये जो मेडिटेरियन सी है उसमें जाकर मर्ज हो जाती है। इसके बाद पो रिवर को आप देख रहे हैं तो ये इटली की गंगा कही जाती है और इस नाम से प्रसिद्ध ये नदी आल्प्स क्षेत्र से निकलती है और एड्रियाटिक सी में जाकर गिर जाती है, अर्थात वहां पर समुद्र से इसका मिलन हो जाता है। तो कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर जाकर मिल रही है, नदियों के बारे में मेनली यही देखा जाता है और कहाँ कहाँ से गुजरती है, कभी कभी इस पर भी प्रश्न आ जाते हैं। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है, ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना ये इंडिया के रिस्पेक्ट में ज़्यादा पूछे जाएंगे। भारत में अगर आप नदियों को देख रहे हैं तो वहाँ पर आप उद्गम स्थान यानी जो ओरिजिन है उसको भी देखेंगे, जहाँ जहाँ से वो नदी गुजरती है और वहाँ पे उसकी सिचुएशन कैसी है वो आपको देखना होगा, और जहाँ पर जाकर वो मिल रही है, किधर गिर रही है, मतलब अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, वो आपको देखना होगा। लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड लेवल पर देख रहे हैं तो वहाँ आपको सिर्फ इतना ही देखना पर्याप्त है कि वो कौन सा डेल्टा बना रही है या कहाँ से निकल रही है और कहाँ जाकर समा रही है। इतना भी अगर आप याद कर लेते हैं तो चल जाएगा। फिलहाल यहाँ जितनी भी जानकारी दी है वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद टाइबर है, तो यह एपिनाइनस से लेकर जो टिरिनियन सागर है वहाँ तक पश्चिम की ओर बहती है और बाद में भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। मतलब इसका भी समापन कहाँ पर होता है, ये भूमध्य सागर में होता है और रोम इसी नदी के तट पर स्थित है। रोम शहर जो है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। इसी के बारे में कहा गया है कि इट फ्लोज वेस्ट फ्रॉम द एपिनियन या एपिनाइनस इसको कहा जाता है, यहाँ से लेकर जो टेरेनियन सागर है वहाँ तक ये किधर बहती है, वेस्ट वर्ड बहती है और उसके बाद लेटर फॉलिंग इनटू मेडिटेरियन सी। रोम इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। इसके बाद नीचे चलते हैं, गैरान को देख लीजिए। तो ये जो है इसका राइज कहाँ से होता है, सेंट्रल जो मैसिव क्षेत्र है वहाँ से निकलती है। अब सेंट्रल मैसिव कहाँ पे है, ये फ्रांस में है, तो फ्रांस में सेंट्रल मैसिव वाले रीजन से ये निकलती है और बिस्के की खाड़ी जो अटलांटिक महासागर में है वहाँ पे इसका मिलन हो जाता है, मतलब समुद्र में ये गिर जाती है। इसके बाद लवायर को आप देख लीजिए, ये नदियों के नाम है। तो लवायर जो है ये फ्रांस के सेंट्रल मैसिव क्षेत्र से निकलकर बिस्के की खाड़ी यानी अटलांटिक में गिरती है। इसका भी सेम वही है, दोनों का एक जैसा है, तो एक साथ आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद सीन को देखिए, यह जो रिवर है ये इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है। वेजर को देखिए, तो यह वेर्रा और फुल्दा नदियों के संगम में निर्मित होती है। मतलब इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसा होता है, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर वेर्रा एंड फुल्दा एंड फॉल इनटू नॉर्थ सी, और ये जाकर गिरती कहाँ पर है, नॉर्थ सी में जाकर गिर जाती है। ऑर्डर को देखिए, तो ऑर्डर जो है ये पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाने का काम करती है, ये इसका महत्व है। मतलब दोनों के बीच में क्या करती है, बॉर्डर क्रिएट करती है और यह नदी बाल्टिक सी में जाकर मर्ज हो जाती है, मतलब समुद्र में गिर जाती है। विस्तुला को देख लीजिए, तो विस्तुला जो है इसका भी अंत कहाँ पर होता है, बाल्टिक सागर में होता है और पोलैंड की राजधानी वारसा, पोलैंड की कैपिटल कौन सी है, वारसा है। एक चीज तो यहीं से पता चली और वो इसी के तट पर स्थित है। इसके बाद नीस्टर को देखिएगा, तो यह नदी यूक्रेन और माल्डोवा की सीमा बनाती है और काला सागर में जाकर गिर जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद नीपर को देखिएगा, नीस्टर के नीचे नीपर है, तो ये वालदाई की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलकर काला सागर में गिरती है। काला सागर की लोकेशन जरूर देख लीजिएगा मैप में, क्योंकि उससे भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं। तो इट राइजेस फ्रॉम वेदाई हिल एंड फॉल इनटू ब्लैक सी। इसके बाद डॉन नदी, ये आपने सुना ही होगा, तो ये पश्चिमी रूस का जो टूला है वहां से निकलती है और एजोव सी में जाकर गिर जाती है। वही कहा गया है कि इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम टूला इन वेस्टर्न रशिया एंड फॉल इनटू सी ऑफ एजोव। इसके बाद यूराल रिवर को आप देख रहे हैं, तो यहाँ अगर देखें तो एशिया और यूरोप की सीमा बनाने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। मतलब इसका काम क्या है, ये बॉर्डर बनाने का काम करती है एशिया कॉन्टिनेंट में और यूरोप के बीच में, और अंत कहाँ पर होता है, कैस्पियन सी में होता है। इसके बाद टेम्स को देखिएगा, तो यह कोस्ट वोल्ड से लंदन होते हुए उत्तरी सागर तक बहती है, मतलब अंत जो इसका समापन है वो उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी में होता है। इसके बाद देख लीजिए एल्ब्रो, नीचे आपको दिखाई दे रहा है, तो एल्ब्रो जो है ये स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकलती है और भूमध्य सागर में इसका समापन हो जाता है। एल्बे रिवर को देखिएगा, एब्रो के नीचे एल्बे है, तो एल्बे रिवर जो है ये हैम्बर्ग शहर जो कि जर्मनी में है उसी के मुहाने पर स्थित है। मतलब इसमें कहा गया है कि द सिटी ऑफ हैम्बर्ग जर्मनी इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ दिस। इसके बाद ड्यूरो रिवर को देखिएगा, तो ड्यूरो के बारे में कहा गया है कि यह अटलांटिक महासागर में गिरती है और पोर्टो नाम का शहर इसी नदी के किनारे है। इतना हमने देखा, वही चीज इंग्लिश में दी हुई है कि इट फॉल इनटू अटलांटिक ओशियन, अ सिटी कॉल्ड पोर्टो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। यहाँ तक हम जिन नदियों को देख रहे थे वो सभी यूरोपियन क्षेत्र की थी, मतलब यूरोप की महत्वपूर्ण नदियां थी। अभी हम लोग देखने वाले हैं अगला, यानी उत्तरी अमेरिका की मुख्य नदियों के बारे में, मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो आइए देखते हैं, इसमें रियो ग्रांडे आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है। तो रियो ग्रांडे के बारे में अगर कहा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में ये बॉर्डर बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर समा जाती है। वही चीज इंग्लिश में है कि इट फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको, फॉल इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसके बाद कोलंबिया रिवर है, तो ये इसका राइज कहाँ से होता है, ये रॉकी पर्वत से निकलती है, ये इसकी विशेषता है। मतलब इसके बारे में ओरिजिन के बारे में कहा गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो रॉकी पर्वत है वहां से निकलकर ये प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। वही कहा गया है कि इट राइजेज इनटू
इन द रॉकी माउंटेन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड फॉल इनटू पैसिफिक ओशियन। इसके बाद यूकॉन को देखिएगा, पीछे आपने यूरॉल को देखा है, तो यहाँ एक तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, ये यूकॉन है और मैकेंजी रेंज से ये निकलती है और बेरिंग सी में जाकर मर्ज हो जाती है और ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़े आकार की, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद मैकेंजी को देखिएगा, अभी मैकेंजी आपने यहाँ पे एक रेंज के तौर पे देखा है, अभी रिवर के तौर पे देखिएगा तो ग्रेट स्लेव लेक से इसका फॉर्मेशन होता है, मतलब ये जो ओरिजिन है इसको ध्यान दीजिएगा। मैकेंजी कहाँ से निकलती है, जो ग्रेट स्लेव लेक है वहाँ से निकलती है और यह नदी बहते हुए ब्यूफोर्ड सागर में यानी ब्यूफोर्ड सी जो है उसमें जाकर मर्ज हो जाती है। उसके बाद स्नैक नदी को देख लीजिएगा, ये कोई सर्प नदी नहीं है, यहाँ इसका ऐसा नाम है, तो रॉकी क्षेत्र से ये निकलती है और कोलंबिया नदी की मुख्य सहायिका है, मतलब इसका मिलन कहाँ पर होता है, समुद्र में नहीं होता है, ये कोलंबिया रिवर में जाकर मिल जाती है, उसे सपोर्ट करती है। इसके बाद नेल्सन को देखिएगा, तो नेल्सन जो है ये विनिपेग लेक से निकलती है और हडसन की जो खाड़ी है यानी बे ऑफ हडसन है उसमें जाकर गिर जाती है। इसके बाद रेड रिवर को देखिएगा, तो टेक्सास में बहने वाली ये जो नदी है ये मिसिसिपी को सहयोग करती है, मतलब इसके बारे में कहा गया कि इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी फ्लोइंग इन टेक्सास। इसके बाद देखिए ओरेनिको, हडसन रिवर के नीचे आपको दिखाई दे रहा है ओरेनिको, और यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है साउथ अमेरिका की जो मेन रिवर है या मेजर रिवर्स हैं उनके बारे में। यहाँ तक हडसन तक हमने किसको देखा है, नॉर्थ अमेरिकन रिवर्स को देखा है, लेकिन अभी हम लोग देखने वाले हैं साउथ अमेरिका को। तो ओरेनिको के बारे में अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा से निकलती है और कैरेबियन सी में जाकर मर्ज हो जाती है, मतलब इसका जो राइज है या ओरिजिन है वो कहाँ पे है, वेस्ट कॉर्डिलेरा है, और इसका जो फॉल होता है वो कहाँ पे होता है, तो कैरिबियन सी में होता है। इसके बाद जापरा आपको दिखाई दे रहा है, जापुरा या जापरा इसको कहा जाता है, तो ये जो है ये एंडीज से निकलकर अमेजन के बाईं ओर से उसको सपोर्ट करती है, मतलब ये अमेजन की सहायिका है, उसकी ट्रिब्यूटरी है और बाईं तरफ से उसको सहयोग करती है। और उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ओरिजिन इसका एंडीज जो पर्वतमाला है वहाँ से होता है। इसके बाद पुरुष रिवर आपको दिखाई दे रही है, तो ये एंडीज नदी से निकलकर अमेजन के दाईं ओर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायिका है। ये वाली जो है ये बाईं ओर से सपोर्ट करती है अमेजन को, और ये वाली जो है पुरुष रिवर ये दाईं ओर से सपोर्ट करती है। तो कौन सी नदी बाईं ओर से मिल रही है, कौन सी दाईं ओर से मिल रही है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जापुरा और पुरुष को आपने देखा, ये दोनों अमेजन को सहयोग करती हैं। इसके बाद साओ फ्रांसिस्को, ये नदी का नाम है, किसी स्थान का नाम नहीं है, तो ब्राजील के मिनास गराइस जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलकर ये दक्षिणी अटलांटिक में जाकर गिर जाती है। वही दिया हुआ है कि द मिनास गराइस ऑफ ब्राजील राइजेस फ्रॉम द हिल एंड फॉल इनटू साउथ अटलांटिक, मतलब वहाँ की पहाड़ी क्षेत्र से इसका जन्म होता है और अंत में साउथ अटलांटिक यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाकर ये मर्ज हो जाती है। पराना को देख लीजिए, तो पराना जो है ये ब्राजील और पराग्वे दोनों के बीच में सीमा बनाने का काम करती है, मतलब जो साउथ अमेरिका है उसमें ब्राजील और पराग्वे के बीच में ये बॉर्डर बनाती है और ब्राजीलियन जो हाईलैंड वाला एरिया है वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है, राइज फ्रॉम द ब्राजीलियन हाईलैंड्स। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है मुख्य स्थलीय बायोम की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स। अब इसमें एक तरफ बायोम्स के नाम दिए हैं, उसके बाद बीच में वेजिटेशन दे रखा है और उसकी जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी क्वालिटीज या विशेषताएं आप कह सकते हैं वो सब दी हुई है। पहले टुंड्रा आपको दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं वो दी हुई है। तो टुंड्रा बायोम को अगर देखा जाए तो यहाँ पे वृक्ष विहीन स्थितियां होती हैं, मतलब पेड़ नहीं के बराबर होते हैं या नहीं पाए जाते हैं, और मुख्यतः मांस जो काई होती है एक प्रकार की और लाइकेन इस प्रकार की घासें और झाड़ियाँ छोटी छोटी पाई जाती हैं। वही चीज़ इंग्लिश में है ट्रीलेस मेनली मॉस एंड लाइकेन एंड सम ग्रासेस एंड श्रब्स आर फाउंड, मतलब ये सब यहाँ पे प्राप्त होता है। भौगोलिक विशेषता की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 सीजन होते हैं पूरे साल भर में, और हिमाच्छादित मरुभूमि होती है, यानी जो मरुस्थल है या डेजर्ट है वो कैसा होता है, बर्फ से ढका रहता है, और शीत ऋतु बहुत ठंडी होती है, टेम्परेचर इस समय बहुत कम होता है और बर्फीली पूरी स्थितियाँ होती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने से बाढ़ वाली स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब एक तो जो ठंडी का मौसम है उस समय पूरा बर्फ घेरे हुए है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रहा है और ठंडी बहुत ज़्यादा है। गर्मी में क्या होता है, जब बर्फ पिघलती है टेम्परेचर बढ़ने से तो यहाँ पर बाढ़ वाली स्थिति पैदा हो जाती है, और जमीन के नीचे 3 मीटर की गहराई तक स्थायी हिम जमा रहता है। आप समझ लीजिए कि जो जमीन की ऊपरी सतह है उससे 3 मीटर गहराई तक बर्फ ही होती है, तो यहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं हो सकता, वही कहा गया है। और अवस्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ इसकी लोकेशन ध्रुवीय जो हिम पेटियाँ हैं उनके सुदूर उत्तर और सुदूर दक्षिण में पाई जाती है। औसत तापमान यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस होता है, और वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से होती है। हिमपात की अगर बात की जाए तो वो अच्छा खासा है, 10 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से। वही चीज़ दिया हुआ है, एवरेज टेम्परेचर है, रेनफॉल है और स्नोफॉल है, और यहाँ पे जो इंग्लिश में डाटा है वो सेम है। इसमें कहा गया है कि 2 सीजन इन अ ईयर, स्नो कवर्ड डेजर्ट, विंटर आर वेरी कोल्ड एंड आइसी, मतलब विंटर कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं और आइसी होते हैं। समर सीजन जो है उसमें स्नो मेल्ट होती है और फ्लड जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है, बर्फ ढेर सारी है तो पिघलेगी तो बाढ़ वाली स्थिति पैदा होगी। और परमानेंट स्नो एक्यूमुलेट्स अप टू डेप्थ ऑफ 3 मीटर अंडर द ग्राउंड, मतलब परमानेंट जो बर्फ की यहाँ जमाव होता है वो 3 मीटर गहराई तक होता है। ये सब हमने देखा। इसके बाद टैगा यानी बोरियल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन पाया जाता है उसमें ट्रीज होते हैं 5 से लेकर 10 मीटर लंबे टाल होते हैं, और बोरियल फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। बोरियल फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, टैगा वाले बोरियल वाले रीजन में पाए जाते हैं।
उसके बाद शंक्वाकार वृक्ष जैसे कि पाइन है, स्प्रूस है, या दलदली पौधे जो हैं, फर्न, मास, ये सब भी यहाँ पाए जाते हैं। मतलब वही कहा गया है कि यहाँ जो ट्रीज हैं उसमें पाइन है, स्प्रूस है, स्वैम्प प्लांट्स जो है वो मिलते हैं। ये सब आपने देखा। अब यहाँ जो स्थितियाँ हैं, मतलब ठंडी गर्मी का डाटा है वो कैसा है, तो लॉन्ग विंटर्स होते हैं, मतलब शीत ऋतु लंबी होती है। 2 से 3 महीने का समर सीजन होता है। अपने यहाँ देखा जाए जो भारत का क्षेत्र है तो यहाँ समर सीजन अच्छे खासे होते हैं, खासतौर पे उत्तर भारत में। अब यहाँ देखिए 2 से 3 महीने तक समर सीजन दिखाई देता है और हैवी रेनफॉल होता है, स्नोफॉल भी अच्छा खासा होता है, और ह्यूमिड मंथ होते हैं। मतलब जो महीने होते हैं वो कैसे होते हैं, आर्द्रता युक्त होते हैं। और इसके अलावा कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। लोकेशन अगर देखा जाए तो फॉर नॉर्थ एंड फॉर साउथ लैटिट्यूड, ये इसकी लोकेशन। इसके बाद शीतोष्ण पर्ण को देख लीजिएगा, मतलब टेम्परेट फॉलिएज। तो इसमें आप वेजिटेशन को देख रहे हैं, वनस्पतियों का जटिल स्तर पाया जाता है, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। और डेसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं जिनकी की पत्तियां अपनी एक खास सीजन में गिर जाती हैं। कभी कभी जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उसमें पर्णपात होता है, और नहीं तो ठंडी से बचने के लिए भी वृक्ष ऐसा करते हैं। ये दोनों स्थितियां होती हैं। 4 ऋतुएं यहाँ पे पाई जाती हैं, और रेनफॉल की जो स्थिति है वो 80 से लेकर 140 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की होती है। इसके बाद सवाना को देखिएगा तो यहाँ पे ग्रासलैंड होते हैं, स्रब्स होती हैं, स्मॉल ट्रीज होते हैं, और इवन वाइन्स भी पाई जाती हैं, मतलब कुछ जो लताएं हैं वो भी पाई जाती हैं। शुष्क वर्षा होती है, और 90 से 150 सेंटीमीटर, मतलब ड्राई रेनफॉल इसमें दिया हुआ है। तो ड्राई रेनफॉल का मतलब ये है कि कुछ समय ड्राई सीजन होता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है तो वर्षा होती है, और वर्षा का जो यहाँ अमाउंट है वो दे रखा है 90 से 150। अवस्थिति की अगर बात की जाए, लोकेशन, तो फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल 3 सीजन इसमें पाए जाते हैं। लोकेशन अगर देखिए तो ट्रॉपिकल से लेकर जो सब ट्रॉपिकल वाला रीजन है वहाँ तक इसकी लोकेशन होती है, वहाँ तक ये पाए जा सकते हैं, और यहाँ पर प्रायः 3 ऋतुएं देखी जाती हैं। इसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड्स को देख लीजिएगा। यहाँ पे जो मेन वेजिटेशन है, नाम ही है ग्रासलैंड, तो घासें यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और टेम्परेट और जो सबरेट्रिक ग्रासलैंड है, मतलब इसमें कहा जाए तो जो स्टेपी टाइप के ग्रासलैंड होते हैं या घास भूमियाँ होती हैं या प्रेयरी टाइप की, वो पाई जाती हैं। यहाँ देखिए वही कहा गया है कि सुदूर उत्तर में प्रेयरी और स्टेपी तथा सुदूर दक्षिण में पंपास की जो घास भूमियाँ हैं यानी ग्रासलैंड है वो पाए जाते हैं। वही चीज़ हिंदी में दी है और वही चीज़ इंग्लिश में दी है। पंपास ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये दक्षिण वाले एरिया में पाए जाते हैं। सुदूर, सुदूर का मतलब है कि ये बहुत जो फार अवे वाली बात है उसके बारे में कहा गया है। रेनफॉल को अगर देखा जाए, रेनफॉल यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वर्षा की मात्रा कितनी हो सकती है, तो वर्षा की मात्रा 25 से लेकर 70 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से होती है। मरुस्थल को अगर देखें तो यहाँ पे नागफनी, इसके अलावा जो थ्रोनी स्रब्स है, मतलब कटीली झाड़ियाँ हैं, कांटेदार और मांसल तने वाले छोटे छोटे पौधे पैदा होते हैं, और बहुत शुष्क मौसम होता है तभी मरुस्थल ही है। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम बारिश होती है, और मुख्यतः जो अयनवर्ती क्षेत्र होते हैं वो इसमें आते हैं, और कुछ शीतोष्ण कटिबंध में भी इस प्रकार के एरिया पाए जाते हैं, उन्हें दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यहाँ पे वर्षा बहुत अच्छी खासी होती है, बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं दैत्याकार, और उनकी जो कैनोपी होती है वो आपस में मिल जाती है, तो सूर्य के प्रकाश को ये जमीन तक पहुँचने ही नहीं देते। और चौड़ी पत्ती वाले सदा हरित वन पाए जाते हैं, यानी ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। धरातल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो इसीलिए मिट्टी भी यहाँ की एकदम बेजान हो जाती है, और नीचे वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए। और ये जो दैत्याकार पेड़ पहले के पनप गए हैं, एक साथ जनरेट हुए हैं और इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, इनकी कैनोपी नीचे प्रकाश को पहुंचने ही नहीं देती। तो ये स्थितियां हैं। लेकिन लताएं पाई जाती हैं। लताओं का एक गुण होता है कि वो ऊपर की ओर चढ़ती हैं, तो वो वृक्ष को लपेट कर ऊपर जाएंगी तो वहां से उनको प्रकाश मिल जाता है, तो इसलिए लताएं यहाँ पाई जाती हैं। और वृक्ष जो है वो 30 से 40 मीटर तक ऊंचे होते हैं, ये इनकी ऊंचाई की खासियत है, मतलब एक औसत ऊंचाई। इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए इधर वाला जो एरिया है उसमें दे रखा है कि अत्यंत आर्द्र भारी वर्षा होती है। मतलब मंजर ये होता है कि सुबह जब होती है तो मौसम काफ़ी गर्म होता है, दिन जैसे जैसे चढ़ता है तो यहाँ जो भूमध्य रेखीय जलवायु है वो पाई जाती है, और इक्वेटोरियल जो रीजन है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, आप जानते ही हैं, और इस वजह से गर्मी की मात्रा बढ़ती जाती है। और उसके बाद 10-11 बजते बजते बादल घेर लेता है और घनघोर वर्षा शुरू हो जाती है। ये स्थितियाँ होती हैं और वो शाम तक चलती रहती है, तो रोज़ ही बारिश होती है और हैवी रेनफॉल होता है। मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है, मतलब इन्हें एक बार अगर नष्ट कर दिया जाए, जैसे अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट हैं उनको एक बार खत्म कर दिया जाए तो इससे उन्हें फिर से उगा पाना बहुत मुश्किल होगा। तो पोषक तत्व कम होते हैं, तापमान वर्ष भर स्थिर रहता है और ज़्यादा ही रहता है, और ऐसी स्थिति भूमध्य रेखा या कर्क और मकर रेखाओं के बीच की होती है। मतलब जो इक्वेटर अर्थ का है वहाँ पे होती है, और उसके आसपास जो कर्क रेखा और मकर रेखाएं ऊपर नीचे मतलब उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में होती है, वहाँ तक ऐसी कंडीशन पाई जाती है। ये सब हमने देखा। अभी इसके बाद आगे चलते हैं। विश्व में कृषि के विभिन्न प्रकार दिए हुए हैं। एक तरफ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दिया है और दूसरी तरफ रिलेटेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो दे रखे। तो विटिकल्चर, हालांकि इसे हमने बायो में भी कवर किया है, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो अंगूरों की खेती यानी ग्रेप्स का कल्टीवेशन यहाँ पर होता है। मतलब विटिकल्चर के अंतर्गत किस चीज़ का कल्टीवेशन होता है वो दिया हुआ है। तो विटिकल्चर में अंगूर उगाए जाते हैं। इसके बाद पिसीकल्चर जो है ये मत्स्य पालन यानी फिश फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। सेरीकल्चर जो है ये सिल्क वार्म के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी रेशम कीट का उत्पादन होता है।
हार्टिकल्चर की अगर बात की जाए तो ये बागवानी के तौर पे देखा जाता है, फल फूल और सब्जियां, मतलब जो बागवानी कृषि है वो सब इसमें आता है। इसके बाद ओलिवी कल्चर। ओलिवी कल्चर ये ऑलिव शब्द से बना हुआ है, तो ऑलिव किसको कहा जाता है? जैतून को कहा जाता है, तो ऑलिव की यहाँ पे फार्मिंग होती है। इसके बाद अर्बोरी कल्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो अर्बोरी कल्चर में विशेष प्रकार के वृक्ष और झाड़ियों की कल्टीवेशन की जाती है। वही दिया हुआ है कि कल्टीवेशन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। इसके बाद एपीकल्चर को देखिएगा तो यहाँ मधुमक्खी का पालन होता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की अकेले सिर्फ जो फार्मिंग है वो किसकी होती है? फ्लावर्स की होती है। सिल्वीकल्चर में वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित जो कार्य प्रणालियां होती हैं उसको अपनाया जाता है। वही कहा गया है कि एक्शन रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड इनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद वेजिकल्चर को देखिएगा तो ये अर्ली प्राइमेटिव मैन मेड एग्रीकल्चर जो साउथ ईस्ट एशिया की है उसके तौर पर देखी जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ आपको नेमरी कल्चर दिखाई दे रहा है। तो नेमरी कल्चर जो है ये आदिम व्यवस्था की कृषि है और इसमें वनों से फल फूल और कंदमूल संग्रहित किया जाता है। ओलेरी कल्चर जो है ये जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि है, मतलब इसमें कॉमर्शियल कल्टीवेशन होता है। जो ग्राउंड ग्रोन वेजिटेबल्स होती हैं उनका, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि जमीन पर फैल कर तब उसमें फल लगते हैं, तो वो बात है। इसके बाद मैरीकल्चर ये समुद्री जीवों से जुड़ा हुआ है, मतलब समुद्री जीवों से उत्पादन की प्रक्रिया है। वही दिया हुआ है कि द प्रोडक्शन ऑफ मैरिन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हॉर्सिकल्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो हॉर्स से जुड़ा है, मतलब इसमें घोड़े और खच्चर दोनों का पालन किया जाता है। खच्चर क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये इन्हें म्यूल्स कहा जाता है, ये गधे और घोड़े के क्रॉस से बनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए वर्मी कल्चर है, तो वर्मी कल्चर में अर्थवार्म का मतलब उनका पालन किया जाता है। आप जानते हैं कि केचुए जो हैं वो मिट्टी को एक नवजीवन देते हैं। इसके बाद मोरी कल्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो मोरी कल्चर जो है ये शहतूत की खेती है, मतलब मलबरी का इसमें कल्टीवेशन किया जाता है और मलबरी पर ही जो सिल्क वार्म है वो अपना पोषण प्राप्त करता है और उसके बाद वहीं से रेशम की खेती होती है या रेशम का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद एरोपोनिक, हालांकि रेशम अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होता है, कहीं कहीं मकड़ी से प्राप्त होता है या अन्य स्रोत होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में मिलने वाला रेशम है वो रेशम के कीड़े से ही प्राप्त होता है और उसे शहतूत बहुत प्रिय होता है। इसके बाद एरोपोनिक आपको दिखाई दे रहा है, तो पौधों को हवा में उगाना, ये इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद पोमोलॉजी को आप देख रहे हैं, तो फलों का अध्ययन इसमें किया जाता है। फलों की खेती नहीं की जाती, यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं उनकी स्टडी की जाती। ये सब हमने देखा। अब इसके बाद जो अगली टेबल है उसमें दिया हुआ है कि विश्व में स्थानांतरणशील कृषि यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये अपने आप में एक समस्या है। मतलब एक स्थान पर आप खेती कर रहे हैं और उसके बाद वो जमीन बंजर हो गई या थोड़ा सा प्रोडक्शन की मात्रा घट गई, तो आप वो स्थान छोड़कर वहाँ से पलायन कर गए और किसी नई जगह को तलाश लिया। वहाँ पे जो जंगल वगैरह उगा हुआ था उसको आपने काट लिया और वहाँ फिर से खेती स्टार्ट कर दी। तो इस प्रकार के जो ट्राइबल लोग होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। और आप जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है अपने देश का, वहाँ पे ट्राइब्स अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती हैं और वहाँ वनों का आवरण भी बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार की जो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 वाली है, लेटेस्ट अभी वही है, तो उसके हिसाब से ये डाटा उसमें दिया गया है कि वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रचलन की वजह से वनावरण बहुत तेजी से घट रहा है। देखिए इसमें कृषि दी हुई है, रीजन दिया है, दोनों तरफ दे रखा है, मतलब इधर भी दिया है और वही चीज़ मतलब उसका जो अगला पार्ट है वो इस साइड में दिया हुआ है। तो पहले इधर वाला देखते हैं, ठीक है। पहले रे आपको दिखाई दे रहा है, ये कृषि का नाम है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्रवार अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो रे जो है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही एक टाइप है और इसका जो क्षेत्र है वो वियतनाम और लाओस है। इसके बाद आप मलोसे या मसोले को देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और ये कांगो जायरे वाला जो क्षेत्र है, मतलब कांगो जायरे बेसिन एरिया है वहाँ पे, और मध्य अफ्रीका वाले जो रीजन है वहाँ भी देखी जाती है। लोगॉन जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में दिखाई देती है, ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, वेस्टर्न अफ्रीका। इसके बाद मिल्पा है, तो ये मैक्सिको और जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पे होती है। कोनुको को अगर देखा जाए तो ये वेनेजुला में होती है। चैतेमिनी जो है ये युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे यहाँ पर देखी जाती है। इसके बाद तुंगिया एक प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और ये म्यांमार यानी बर्मा वाले क्षेत्र में देखी जाती है। हुमा ये जो रीजन है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, ये जावा और इंडोनेशिया में देखी जाती है। और लेदांग जो है ये इंडोनेशिया में दिखाई देती है। ये हमने देखा। अभी हम लोग विश्व की देख रहे हैं, उसके नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसके नाम, और इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो विश्व वाला भी जानिए और अपने देश का भी जानिए। यहाँ तक हमने इस पूरी टेबल का एक हिस्सा कंप्लीट किया है। अभी इधर चलते हैं। तो कल्टीवेशन का नाम दिया है, रीजन दिया है, टेवी है, मालागासी ये क्षेत्र है इसका। फैंग नाम की जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसका क्षेत्र इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मतलब जो भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश हैं वहाँ पे इस प्रकार की कल्टीवेशन दिखाई देती है। कोनूल और कॉमिले आपको दिखाई दे रहा है, ये मैक्सिको में है। इसके बाद इलाची या इचाली जो है, इलाची नहीं नाम है इसका, इचाली नाम है, तो ये इचालीन कही जाती है। ये ग्वाडेलूप में ज़्यादा फेमस है, मतलब इस प्रकार का जो कल्टीवेशन है वो यहाँ पर होता है। इसके बाद रोका को आप देख रहे हैं, ये ब्राज़ील में है। कैलिंग को देख रहे हैं या कैगिंग इसका नाम है, ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, फिलीपींस में इसका प्रचलन है। उसके बाद चेना को आप देख रहे हैं, श्रीलंका में इसका प्रचलन है। और तमराई ये थाईलैंड में है। तो विदेशियों को हमने देखा। अब अपने देश की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ कल्टीवेशन और दूसरी तरफ उसका रीजन दिया है, ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है और ये वनों की दुश्मन होती है। वन्य क्षेत्र या जो वन संपदा है उसकी शत्रु होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए और मृदा का भी काफ़ी ज़्यादा ह्रास होता है यहाँ पर।
तो यहाँ आप देखिए एक तरफ कल्टीवेशन का नाम उसमें झूम कृषि आपको दिखाई दे रही है, ये उत्तर पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहां पर प्रचलित है। इसके बाद दीपा, ये बस्तर जिला जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे फेमस है। इसके बाद यहाँ पे वर्ले या इसको वॉल्ट्रे कहा जाता है। तो इस प्रकार का शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान में फेमस है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान वाले रीजन में भी इस प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखी जाती है। इसके बाद कुमारी से बहुत बार प्रश्न बन चुका है, तो कुमारी से आप कन्याकुमारी को अटैच कर लेंगे तो आपको साउथ की याद आ जाएगी। केरल का जो वेस्टर्न घाट वाला हिली रीजन है या माउंटेनियस रीजन है, वहां पे इस प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखी जाती है। तो आप जानते हैं कि पश्चिमी घाट ये भी वन्य संपदा का एक अकूत भंडार है। बहुत सी जो प्रजातियां हैं वन्य जीवों की और तरह तरह के जीवों की, वो यहाँ पे अपना शरण प्राप्त करती हैं और वन्य क्षेत्र भी अच्छा खासा है, तो वहाँ पे ये खेती देखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके बाद खिल आप देख रहे हैं, तो ये हिमालयन बेल्ट में देखी जाती है। यहाँ तक हमने इस टेबल का एक हिस्सा देखा, दूसरे वाले की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए बीबर या दोनों है, मतलब दो अलग अलग नाम है, बीबर है या डहियार है। ये दोनों जो कृषि है या कल्टीवेशन है, ये क्षेत्र इसका बुंदेलखंड संभाग है जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है। इसके बाद जारा और एरका, ये दक्षिण भारतीय राज्यों में देखी जाती है, साउथ इंडियन स्टेट में इसका प्रचलन है, ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। पोडू पेंडा ये जो है ये आंध्र की है, और नीचे आपको तामादाबी और इसके अलावा कोमन, ब्रिंगा और धावी, इस प्रकार की जो कृषियाँ हैं नीचे इनके नाम दिए हुए हैं। ये पामादाबी एक नाम है, उसके बाद कोमन, और कोमन को ही कहा जाता है ब्रिंगा या धावी, इस प्रकार से ये सब नाम रखे हुए हैं। तो ये ओडिशा वाले रीजन में होती है, और कुरुवा को आप देख लीजिए, ये झारखंड में फेमस है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम आपने विश्व में भी देखे यहाँ पर, और उसके बाद अपने देश के क्षेत्र में भी देख लिया। ये सब नुकसानदेह चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए एक टेबल और बनी हुई है, एक तरफ नदी का नाम और उसके जो फीचर्स हैं वो दे रखे हैं। हालांकि नदियों के बारे में हमने पीछे पर्याप्त चर्चा की है, लेकिन यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि परीक्षा में प्रश्नों का माध्यम बन सकता है। तो रिवर का नाम यहाँ पहले नील से स्टार्ट होता है, उसके नीचे अमेजन है। कौन बड़ी है, कौन छोटी है, कौन लंबी है, कौन सिकुड़ी हुई है, ये सब यहाँ दिया हुआ है। तो नील के बारे में देखा जाए तो विक्टोरिया लेक से इसका जनरेशन होता है या इसका ओरिजिन माना जाता है, और यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट है। आसवान बांध और नासिर झील या नासिर जो लेक है वो इसी नदी पर स्थित है, यही कहा गया है। और इसी के बारे में नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दिस रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। द आसवान डैम एंड नासिर लेक आर लोकेटेड ऑन इट। इसके बाद अमेजन की ओर चलते हैं। तो लंबाई के मामले में नील जो है वो पहले नंबर पर है, लेकिन अमेजन को अगर देखिए तो आयतन की दृष्टि से ये विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के मामले में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि लंबा कौन है या बड़ा कौन है। तो बड़ी अमेजन है, आयतन अगर पूरा वॉल्यूम यहाँ पे देखा जाए तो उसके मामले में अमेजन यहाँ 20 है, यानी आगे है, और नील जो है वो पीछे है। लेकिन अगर लंबाई की तुलना करेंगे तो नील ज़्यादा लंबी है और अमेजन उसके मामले में थोड़ी सी पीछे है। इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। इसे मिटा लीजिए और फिर से देखिए इट इज़ द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। इसके बाद मिसिसिपी मिसौरी को देखिएगा तो इट फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। और दिस रिवर फॉर्म द बर्ड्स फूड डेल्टा, मतलब ये पक्षियों के जो पंजे होते हैं, उनका जो पैर होता है पंजा, उसके आकार का डेल्टा बनाती है, जो पंजाकार डेल्टा कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो किसका डेल्टा किस आकार का बनता है, इस पर भी प्रश्न आते हैं और बने हैं पिछले बार में। इसके बाद रियो ग्रांडे को देखिएगा तो यह बॉर्डर बनाती है यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको के बीच में, इसके बारे में हमने पीछे भी देखा है। सेंट लॉरेंस रिवर को देखिएगा तो इट इज़ द बिजिएस्ट, मतलब ये सबसे व्यस्ततम है इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट रूट इन द वर्ल्ड। नियाग्रा फॉल इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर, मतलब इसके बारे में कहा गया कि विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है और नियाग्रा फॉल या नियाग्रा जो जलप्रपात है वो इसी नदी पर स्थित है। इसके बाद कोलोराडो प्लेटू के बारे में हम लोग देखते हैं, लेकिन कोलोराडो नदी का नाम भी है। तो विश्व प्रसिद्ध जो ग्रैंड कैनियन और हूबर बांध है वो इसी नदी पर बने हुए हैं। ये कोलोराडो के बारे में कहा जा रहा है और वही दिया हुआ है कि द वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन और हूबर डैम। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये ग्रैंड कैनियन कोई बांध नहीं है, ये स्थलाकृति है, ठीक है, ये बांध का नाम नहीं है। हूबर जो है वो डैम है। तो ये दोनों ही चीज़ें इस नदी पर सिचुएटेड है। इसके बाद राइन को देखिए, राइन के बारे में कहा गया है कि इट इज़ द यूरोप्स बिजिएस्ट इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट रूट। ये यूरोप का सबसे व्यस्ततम जो वाटर ट्रांसपोर्ट वाला एरिया है उसके तौर पे जानी जाती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोल रिवर, इसे कोल रिवर या कोयला नदी भी कहा जाता है। और रॉटरडम यूरोप्स बिजिएस्ट पोर्ट इज लोकेटेड ऑन इट। इसका जो पोर्ट है जो कि यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है, जिसका नाम है रॉटरडम, वो इसी पर स्थित है। ये राइन की बात हो रही है। उसके बाद आप डैन्यूब को देखिएगा तो जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है वहां से इसका उद्गम होता है और यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानियों बेलग्रेड यूगोस्लाविया, इसके अलावा ब्राटिस्लावा ये स्लोवानिया की राजधानी है, बुखारेस्ट ये रोमानिया की राजधानी है, बुडापेस्ट ये हंगरी की राजधानी है और वियना ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यहाँ से ये गुजरती है, मतलब इतने स्थानों की राजधानियों को ये टच करती है और वहाँ से गुजरते हुए अंत में ब्लैक सी में जाकर ये मर्ज हो जाती है, इसका समापन हो जाता है। वही दिया गया है कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, नीचे इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, इसे ऊपर कर लीजिए। अब देखिए
ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स ऑफ जर्मनी। ओरिजिन कहाँ से होता है? ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। और रिवर का जो फ्लो है उसे ध्यान दीजिएगा, ये ब्लैक सी में गिरने से पहले पास कहाँ से करती है? तो यूरोपियन कंट्रीज की जो कैपिटल है, जिसमें कि आप नीचे बेलगार्डे को देख रहे हैं युगोस्लाविया का, इसके अलावा ब्रास्टिस्लावा है स्लोवानिया का, इसके अलावा बुखारेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, बुडापेस्ट है और वियना है। यहाँ से होते हुए ब्लैक सी में जाकर मर्ज हो जाती है। वोल्गा को देखिएगा तो वल्दाई की पहाड़ियों से इसका फॉर्मेशन होता है या ओरिजिन माना जाता है, और उसके बाद यह नदी कैस्पियन सी में जाकर मर्ज हो जाती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इसके बारे में कहा गया। नाइजर को देखिएगा तो इसे तेल की नदी कहा जाता है, तो गिनी की खाड़ी में जाकर ये मर्ज हो जाती है, इसे आप देख रहे हैं, यहाँ वही कहा गया है। और गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल की नदी के नाम से या तेल नदी के नाम से फेमस है। वही चीज़ नीचे इंग्लिश में है कि द रिवर फॉलिंग इन द गल्फ ऑफ गुएना या गिनी, इसे आप देख लीजिए, गिनी या गुएना आप कह सकते हैं। और इज ऑल्सो फेमस एज तेल रिवर या ऑयल रिवर आप कह सकते हैं। इसके बाद जाम्बेजी को देखिए, तो जाम्बेजी के बारे में कहा गया है कि द विक्टोरिया फॉल एंड करीबा डैम आर लोकेटेड ऑन इट, मतलब इसके ऊपर विक्टोरिया फॉल स्थित है और करीबा बांध, ये दोनों स्थित हैं। इसके बाद कांगो जायरे को आप देख लीजिए, कांगो जायरे रिवर, तो यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो रेखाएं हैं, मतलब जो इमेजिनरी लाइंस जियोग्राफिकल लोकेशन को दर्शाने के लिए ड्रॉ करके रखी गई हैं, तो उन पर क्रॉस करने वाली या उनसे होकर गुजरने वाली जो नदियां हैं उनको भी आपको ध्यान देना है। फिलहाल यहाँ पे इक्वेटर की अगर बात की जाए तो ये नदी इक्वेटर को 2 बार काट देती और उसे पार कर जाती है। स्टेनले और लिविंगस्टोन जो वाटरफॉल है वो इसी पर स्थित है, इसी पर लोकेटेड है, ये ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद लिम्पोपो को देखिएगा, तो जो लिम्पोपो है उसके बारे में कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में हाई वेल्ड से निकलने वाली नदी है। दक्षिण अफ्रीका का जो हाई वेल्ड है वहां से इसका ओरिजिन माना जाता है, और यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसको ये ट्वाइस कट करती है या वहां से पास होती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कांगो जायरे जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो जो है वो मकर रेखा अर्थात जो नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे जो लाइन है मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहां से होकर कट करके गुजरती है। इसके बाद माही नदी को देखिएगा, तो माही नदी भारत की नदी है, ये आप जानते ही हैं, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे लिम्पोपो जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, वैसे ही माही जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको 2 बार कट करती है। इसके बाद मेकांग को देखिएगा, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। मेकांग जो है वो यहाँ देखिएगा, ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया में। मरे डार्लिंग को देखिए, तो यह कोशियुस्को पर्वत से निकलती है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? कोशियुस्को माउंटेन से होता है, और ये ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं दिया है, लार्जेस्ट दिया है। तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट के बीच का अंतर ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारे कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आते हैं। यहाँ तक हमने देखा, अब नदियों को पीछे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ब्रह्मांड की सैर कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके एनर्जी का सोर्स कौन है? सन है। उसी के परिवार के तौर पे सारे ग्रह उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, और कारण ये है कि उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, और उसकी ग्रेविटी से बच पाना इन जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये फंस कर बेचारे उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हमारी अर्थ भी उसी में से एक है। तो यहाँ पर सूर्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें कि देखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू सन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा हुआ समय ये दिया हुआ है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का जो टाइम है वो लगता है, टू बी एग्जैक्ट। और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन उसके बावजूद इतना समय लग जाता है। तो दूरी मायने रखती है, दूरी अच्छी खासी है और इस वजह से ऐसा होता है। वही कहा गया कि द टाइम इट टेक्स फॉर लाइट टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ, वही दिया हुआ है कि 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी आप इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये इसमें स्टार बना हुआ है, ऐसे बना है, तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, मतलब गुणे का निशान है। तो इसे आप ऐसे देख सकते हैं, 3 × 10⁸ इस प्रकार से। और 10⁸ का मतलब समझ रहे हैं, 1 के आगे 8 जीरो लगाएंगे और उतने का इसमें गुणा कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तेज वेलोसिटी होती है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। इसके बाद अब 1 प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर। देखने में तो लगता है कि ये समय का मात्रक है, क्योंकि इसमें वर्ष या ईयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन असल में इससे एस्ट्रोनॉमिकल जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है उनको मीजर किया जाता है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में जो दूरी तय की जाती है वो 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। बड़ी बड़ी जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है उसको मीजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या अगर मीटर में इसे मीजर करना चाहते हैं तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, या इसे और लगभग में अगर देखना चाहते हैं अप्रॉक्सीमेट में तो 10⁻16 मीटर के ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। ये सब हमने देखा। सन का डायामीटर देख लेते हैं। तो सन का डायामीटर अच्छा खासा है। सन एक स्टार है, ये तो आप जानते ही हैं। उसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती है, मतलब हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और उसके बाद हीलियम के नाभिकों का निर्माण करते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन यानी जो विकिरण है वो रिलीज होता है। ये आपने देखा। तो यहाँ पे जो सन का डायामीटर है उसे देख लीजिए, ये कितना है? ये 13,92,000 किलोमीटर है। इतना अच्छा खासा डायामीटर है। डायामीटर का मतलब समझ रहे हैं ना, एक गोल चीज़ है तो उसका जो इस कोने से लेकर इस कोने तक सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसी को व्यास कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आयतन, तो ये सूर्य के बारे में कहा जा रहा है। तो सन का जो वॉल्यूम है वो कितना है? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है।
पृथ्वी खुद ही बहुत भारी भरकम है, अच्छी खासी है, उससे 13 लाख गुना ज़्यादा है। उसके बाद द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो यहाँ अर्थ ही कंपेयर किया गया है, मतलब सन के मास को और उसके वॉल्यूम को अर्थ से कंपेयर करके बताया गया है ताकि हम लोग बेहतर समझ सकें, ऐसा इसीलिए किया गया है। तो पृथ्वी से ये कितना बड़ा है? 33,000, माफ कीजिएगा 3,32,000 गुना ज़्यादा है। ये द्रव्यमान के बारे में बात हो रही, मतलब अर्थ के मास से जो सन का मास है वो 3,32,000 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला वाला, इसमें जो प्लेनर ग्रेविटी है यानी तलीय गुरुत्व है उसकी बात की जाए तो वो अर्थ से 28 गुना ज़्यादा है। केंद्रीय घनत्व की अगर बात की जाए, मतलब जो सेंट्रल डेंसिटी होती है तो वो तो 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आधार पे मेजर की जाती है। केमिकल कंपोजिशन को देखिए, मतलब सन के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, तो ज़्यादातर उसका जो फॉर्मेशन है पूरा गैसियस है। इसमें हाइड्रोजन ये 71% है और हीलियम की मात्रा जो है वो 26.5% है, और जो अदर एलिमेंट है वो बहुत कम मात्रा में है, तब भी 2.5% है। इन्हें आप देख रहे हैं, मतलब ज़्यादा इसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या है? हाइड्रोजन है, और उसके बाद हीलियम है। इसके बाद फोटोस्फीयरिक जो इसका सतह है उसका ताप अगर देखा जाए, मतलब सतह का ताप जो होता है उसको अगर हम लोग देखें, वही दिया हुआ है, तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। मतलब जो सन के बाहरी सतह का तापमान है वो दिया हुआ है। केंद्र का अगर तापमान नापेंगे तो आप जानते हैं कि किसी भी प्लेनेट का या किसी भी स्टार का जो केंद्र होगा वो ज़्यादा गर्म होगा और जो बाहरी सतह होगी वो ठंडी हो रही है। असल में सन भी जो है वो अपनी उम्र पूरी करेगा तो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद वो या तो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा या फिर ब्लैक होल बन जाएगा, वो उसके मास पर डिपेंड करेगा, तो वो अलग चीज़ है। फिलहाल इसकी जो सतह का तापमान है यानी ऊपर की जो क्रस्ट है उसका टेम्परेचर कम होगा, और वो कितना है? कम है, तब भी 6000 डिग्री सेल्सियस है। और केंद्र का तापमान अगर नापा जाए तो वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, मतलब समझ लीजिए कितना ज़्यादा गर्म है। और सूर्य के धब्बों का अगर तापमान नापें, जहाँ पे सन स्पॉट बनते हैं, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। धब्बे बनते ही क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वो एरिया एक स्पॉट के तौर पर देखा जाता है। तो वैसे औसत जो सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जहाँ पे स्पॉट्स बनते हैं, सन स्पॉट बनते हैं, वहाँ पे 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। इमिशन ऑफ एनर्जी को अगर देखा जाए तो अच्छा खासा इमिशन होता है, यानी 10⁻26 जूल पर सेकेंड एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। यानी इतने जूल, 10⁻26 आप समझ रहे हैं, मतलब एक के आगे 26 जीरो लगा दीजिए तो ये गिनने लायक गिनती बचेगी ही नहीं, इसीलिए 10 की पावर के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो इतना ज़्यादा जूल में नापी जाती है ऊर्जा को, तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा एक सेकेंड में वो रिलीज़ करता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ सेंट्रल प्रेशर जो है वो दे रखा है, यानी केंद्र का दबाव कितना है, तो दबाव भी अच्छा खासा है। यहाँ जो सेंट्रल प्रेशर है या प्रेशर ऑफ सेंटर आप कह सकते हैं इसे, तो ये कितना है? 1 अरब एटमॉस्फेयर है। एटीएम में हम लोग दाब को नापते हैं, एटीएम मतलब पैसा निकालने वाली मशीन नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये मीजर किया जाता है, तो 1 अरब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके बाद देखिए घूर्णन की अवधि, रोटेशन पीरियड। सूर्य भी घूर्णन करता है, ऐसा नहीं कि वो स्थिर है। यहाँ पे हम लोग हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस नहीं पढ़ रहे हैं। पहले हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस आई थी तो उसमें कहा जाता था कि सन जो है वो स्टेबल है, वो कहीं चल फिर नहीं रहा है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, वही जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, ऐसा बताया गया। बाद में ये सब चीज़ें झूठी साबित हो जाती हैं और पता लगता है कि सन भी टहल रहा है, वो आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, उसके अलावा अपनी भी जो धुरी है या अपना भी जो एक्सिस है उस पर भी रोटेट कर रहा है। तो यहाँ जो घूर्णन की अवधि है, रोटेशन पीरियड है, उसमें कहा गया है कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष, यानी जो सन का इक्वेटर है, यहाँ भी हम लोग इक्वेटर और पोलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो जो सन का इक्वेटर है उसके सापेक्ष ये 25.38 दिन इतना समय लेता है एक घूर्णन कंप्लीट करने में, और ध्रुवों के सापेक्ष अगर इसको मेजर किया जाए तो 33 दिन का समय लगता है, मतलब रिलेटिव टू पोल और रिलेटिव टू इक्वेटर, इसे हमने देखा। उसके बाद सन की एज कितनी है, तो 5 बिलियन वर्ष की लगभग इसकी उम्र है, मतलब ये लगभग है सब कुछ, यहाँ कुछ भी जो है वो एकदम फिक्स नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, सामान्य तारे का जो संभावित जीवन काल होता है, मतलब एक स्टार की अपनी एक लाइफ होती है, जो चीज़ बनी है वो नष्ट होगी, ये एक शाश्वत नियम है। तो जो स्टार है वो भी अमर नहीं है, बस यही है कि उनकी जो लाइफ है वो लंबी है। तो यहाँ अगर कहा जाए कि प्रोबेबल लाइफ या स्पैन जो है वो नॉर्मल स्टार का कितना होता है, तो 10 बिलियन वर्ष का लगभग होता है। तो मतलब क्या है, हमारा जो सूर्य है वो अपनी अधेड़ अवस्था में पहुंच चुका है, यानी आधी उम्र जी चुका है। इसके बाद वैसे नॉर्मल स्टार के बारे में कहा गया है तो ईंधन पर भी निर्भर करता है सब कुछ, यहाँ पर जो फ्यूल है उस पर डिपेंड करता है। फ्यूल अगर खत्म हो गया तो तारा खत्म हो गया, तो फ्यूल जितना मात्रा में रहेगा उसके हिसाब से लाइफ रहेगी। इसके बाद पार्सेक को देख लीजिए, तो पार्सेक भी यहाँ पर खगोलीय दूरियों को नापने की ही इकाई होती है, लेकिन ये सबसे बड़ी इकाई अभी तक की जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें पार्सेक दूरी को नापने की सबसे बड़ी इकाई है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है, और कितना होता है तो देख लीजिए इसमें, मतलब एक पार्सेक में 3.6 प्रकाश वर्ष आते हैं, मतलब आप इसे मीटर या किलोमीटर में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, मतलब यहाँ पे दूरी घटती बढ़ती है। आप जानते ही हैं कि जो दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये पूरा प्रोसेस है। तो कभी दूरी कम हो जाती है, कभी दूरी ज़्यादा हो जाती है। तो जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर इतनी होती है।
और माध्य दूरी की अगर बात की जाए उससे पहले अधिकतम को देख लीजिए, मतलब हमने छोटे वाले को देखा, कम वाले को, अभी जो लार्जेस्ट या मैक्सिमम है उसको देखा जाए तो वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। और एक मीन जो डिस्टेंस है, मतलब दोनों का माध्य अगर निकाल लिया जाए तो वो 14.98 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। मतलब दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, जो मान प्राप्त होगा वही उत्तर हो जाएगा। ये चीज़ है। अब इसके बाद ग्रहों का यहाँ सिलसिला स्टार्ट होता है। अपने सौर मंडल को हम लोग देख रहे हैं, बाहर वाले सौर मंडलों के बारे में कुछ पता आता है नहीं। तो देखिए यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है आकार के हिसाब से ग्रहों का आरोही क्रम। ग्रह कुल मिलाकर 8 ही बचे हैं। प्लूटो यानी यम जो थे उनको बाहर कर दिया गया है, वो अब ग्रह होने के लायक नहीं है क्योंकि वो ओवरलैपिंग का काम शुरू कर दिए थे। तो जो केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम है उसका वो पालन नहीं कर रहा था, इसलिए बाहर कर दिया फिलहाल। तो आकार के हिसाब से कुल 8 ग्रह यहाँ पे आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। देखिए पहले जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। इसमें से कुछ जोवियन प्लैनेट है और कुछ जो है वो इनर प्लैनेट है, मतलब जिन्हें कि सेलेस्टियल प्लैनेट कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, माफ कीजिएगा। तो उसी क्रम में अरेंज किया गया। मतलब सबसे बड़े आकार का कौन है? जुपिटर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आकार के मामले में सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है, उसके बाद हमारी मदर अर्थ है, उसके बाद तब वीनस है, इनकी जुड़वा बहन, और उसके बाद फिर मार्स है, और उसके बाद लास्ट में है मरकरी जो कि सन के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। इसके बाद अब द्रव्यमान के हिसाब से देख लेते हैं। ये तो हमने आकार को देखा। द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो उसका भी यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है, यानी सबसे बड़ा वाला जो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह होगा वो पहले होगा। तो बृहस्पति का मास, ऑफकोर्स इसकी जो साइज इसका है वो काफ़ी अच्छा खासा है, तो मास भी ज़्यादा ही होगा। तो जुपिटर का जो द्रव्यमान है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सैटर्न है, उसके बाद नेपच्यून है। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वरुण और अरुण मतलब नेपच्यून और यूरेनस हो गए, उसके बाद अर्थ है, फिर वीनस है, उसके बाद तब मार्स है, फिर मरकरी है। वही क्रम है जो यहाँ आकार का है। आकार और द्रव्यमान में काफ़ी हद तक दोनों में समानता पाई जाती है। मतलब ये नहीं है कि आकार और द्रव्यमान एक ही है, लेकिन निर्भर करते हैं एक दूसरे पर। तो आप आकार के हिसाब से द्रव्यमान को गेस कर सकते हैं। मतलब वही क्रम रहेगा, पहले बृहस्पति और लास्ट में मरकरी। उसके बाद घनत्व के हिसाब से अगर देखा जाए डेंसिटी, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर प्लैनेट का अकॉर्डिंग टू डेंसिटी है, इसमें अर्थ की डेंसिटी सर्वाधिक है। घनत्व जो है वो जो आंतरिक ग्रह होते हैं या पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर ठोस पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर गैसियस होता है, वो मास और वॉल्यूम में ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उनकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है मार्स। यहाँ तक हमने जो इनर प्लैनेट्स हैं उनको देखा। उसके बाद अब देखिए यहाँ से जो जोवियन प्लैनेट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न, मतलब जो सैटर्न है उसकी डेंसिटी सबसे कम है। उसको अगर आप पानी पर रख दीजिए तो वो तैरने लगेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, अभी जो हमने इनर और आउटर को देखा है वही चीज़ है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में 4 ग्रह आते हैं। कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये इनर प्लैनेट्स हैं और इनका घनत्व तो हमेशा ज़्यादा होता है। जोवियन प्लैनेट्स जो है इनका साइज बड़ा होता है लेकिन इनकी डेंसिटी कम होती है, हालांकि मास और वॉल्यूम इन्हीं के ज़्यादा है। तो उसमें बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। इन्हें आप देख रहे हैं। इसके बाद अब दूरी के हिसाब से ग्रहों का जो आरोही क्रम है यानी असेंडिंग ऑर्डर है उसको हम लोग देखने वाले हैं। आरोही में क्या होता है? सबसे छोटे वाले को या सबसे कम वाले को पहले रखते हैं और क्रम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए बुध जो है ये सूर्य से दूरी नापी जा रही है। यहाँ दूरी जो है ये सन से मीजर की जा रही है। तो सबसे नजदीक कौन है? बुध है। उसके बाद दूसरे पोजीशन पे है शुक्र, तीसरी पोजीशन पे हमारी अर्थ है, उसके बाद मंगल है यानी मार्स है। उसके बाद तब जुपिटर का नंबर आता है, जुपिटर के बाद सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, और नेपच्यून के पीछे था प्लूटो, तो प्लूटो को भगा दिया गया है। इसके बाद देखिए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ ऑर्बिट, मतलब जो ऑर्बिट पीरियड है उसके हिसाब से, परिक्रमण अवधि उसके हिसाब से यहाँ देखा जा रहा है। तो ये भी आरोही क्रम है, यानी जिसका परिक्रमण काल या परिक्रमण अवधि सबसे कम है उसको पहले रखा गया है, और जिसका परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा है उसको सबसे बाद में रखा गया है। किसका परिक्रमण काल? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का जो समय है, मतलब कौन वाला जल्दी कर लेता है, कौन वाला देर से करता है, ये इसमें दिखाया जा रहा है। तो सबसे जल्दी कौन करेगा? जो सबसे पास में होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, मतलब सन जो है वो यहाँ केंद्र में मान लीजिए, केंद्र में नहीं होता है लेकिन फिर भी, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मरकरी सबसे पास में है, तो उसकी जो रेडियस या उसका जो डायमीटर या आप पूरी जो परिधि है उसको देखें तो छोटी बनेगी, इसे रिवॉल्व करने में कम समय लगेगा। बाकी जो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो ये जो ऑर्बिट है ये बड़ा होता जाएगा, तो उतने लंबे चौड़े ऑर्बिट में इन्हें टहलना पड़ेगा, तो समय ज़्यादा लगेगा। तो सबसे जो बाद वाला ग्रह है वो सबसे ज़्यादा समय लेगा और सबसे नज़दीक वाला जो है वो सबसे कम लेगा, और इसी क्रम में आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। वैसे देख लीजिए, पहले बुध जो है ये सबसे कम समय लेता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय शुक्र लेता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय हमारी अर्थ यानी पृथ्वी लेती है। उसके बाद फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ये सूर्य से दूरी बढ़ने के आधार पर डिसाइड होता है। अब यहाँ तक तो हमने सन और पूरे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको देखा। अब थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट अर्थ, इसे आप देखिए, एक तरफ आकृति दी हुई है, इसी प्रकार से अक्ष ध्रुवीय व्यास दिया हुआ है। तो इसे एक क्रम से देखते चलते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं एक तरफ शेप दिया है यानी आकृति, तो ये जियोइड शेप की है। हमारी जो अर्थ है उसकी आकृति कैसी है? जियोइड शेप की है, मतलब ये ना तो इलिप्स है ना ही सर्किल है,
दोनों के बीच की कंडीशन है, यानी हल्की सी जो पोल है यानी ध्रुव है वहां पे चपटी है, और जो इक्वेटर वाला रीजन है ये वाला यहाँ पे हल्की सी उभरी हुई है। इलिप्स में क्या होता है, यही चीज ज्यादा होती है, चपटापन ज्यादा होता है और यहाँ पर उभार ज्यादा होता है, और सर्किल में पूरा एक समान रहता है। तो ये बीच वाली स्थिति है जिसको कि कहा जाता है जियोइड। इसके बाद अक्ष ध्रुवीय व्यास को देख लीजिएगा, तो एक्सियल पोलर डायमीटर जो है वो कितना है, 12,714 है, ये सब किलोमीटर में है, और जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो 12,756 है। इसके बाद पोलर सर्कलमफरेंस अगर देखी जाए यानी परिधि जो होती है तो वो कितनी है, वो है 40,008 किलोमीटर, और जो इक्वेटोरियल लीनियर सर्कलमफरेंस है उसको अगर देखें तो ये 40,075 किलोमीटर है, ऐसा आप देख रहे हैं। अगर मास की बात करें तो ये कितना है, ये 5.97 × 10⁻24 टन है, टन में इसको नापा गया है, किलोग्राम में नहीं। आप किलोग्राम में कन्वर्ट करके इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब ये कितना है, 5.97 × 10⁻24, इतना लंबा चौड़ा, मतलब इतना भारी भरकम द्रव्यमान है। और पीछे हमने देखा था कि सन का जो मास है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सन कितना भारी भरकम होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए द्रव्यमान के नीचे लिखा हुआ है एक्वेटिक पार्ट, यानी जो जलीय भाग है वो कितना है, तो पानी की बहुतायत है पृथ्वी पर, महासागरीय विस्तार ज़्यादा है और उसकी तुलना में स्थल कम है, तो 71% वाटर का एरिया है। और जो स्थलीय भाग यानी टेरेस्ट्रियल पार्ट है वो कितना है, वो 29% है, तो परसेंट याद रखिएगा। उसके बाद अब चलते हैं आयतन की ओर, यानी वॉल्यूम को देख लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना है, ये है 10.83 × 10⁻11, ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये नापा गया है क्यूबिक किलोमीटर में। इसके बाद औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी, ये कितनी है, तो ये 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष इसको नापा गया है, मतलब रिलेटिव टू वाटर डेंसिटी। और पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है, मतलब एक तरह से एस्टिमेटेड एज जो है अर्थ की है, वो 4.6 बिलियन ईयर है, इतनी ज़्यादा इसकी उम्र है। इसके बाद धरातल का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, यानी सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो वो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, यानी करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में इसको नापा गया है, और है कितना, तो ये 51.1 है टोटल। इसके बाद परिभ्रमण का समय और परिक्रमण का समय, यानी जो यहाँ पे दोनों समय है वो दे रखे हैं। परिक्रमण और परिभ्रमण में फर्क है, और दोनों आप जानते हैं। यहाँ ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट नहीं देखने हैं, उनके फैक्ट देखने हैं। तो इसमें समय दिया हुआ है, एक परिभ्रमण जो है उसको करने में कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है, जिसे कि हम लोग मोटे तौर पे कहते हैं 24 घंटे का समय लगता है। और पूरे सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, इतना टू बी एग्जैक्ट टाइम लगता है। इसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ पे परिक्रमण वेग दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। यहाँ देखिए परिक्रमण वेग जो है वो कितना है, ये है रोटेशन वेलोसिटी, और ये है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब इतनी रोटेशन वेलोसिटी के साथ ये रोटेट करती है। और सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो पीछे आपने दूरियों को देखा है, वही रिपीट कर गया है, 14.70 ये सबसे कम होता है, और 15.21 करोड़ किलोमीटर ये सबसे ज़्यादा होता है। मीन निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 14.98 करोड़ किलोमीटर, इतनी एक औसत दूरी होती है। इसके बाद चंद्रमा से दूरी, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का इकलौता सैटेलाइट है, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है, और वो पृथ्वी का ही टुकड़ा है, चंदा मामा। तो यहाँ पे चंदा मामा से जो दूरी है वो कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर, इतनी है, मतलब काफ़ी कम है। जो खगोलीय दूरियां होती हैं उनके हिसाब से ये बहुत कम है, और यही कारण है कि सन और मून दोनों की ग्रेविटी का असर महासागरीय जल पर पड़ता है, लेकिन उसमें ज़्यादा बड़ी भूमिका मून की ग्रेविटी निभाती है, जबकि तुलनात्मक रूप से वो द्रव्यमान में कहीं भी नहीं ठहरता है, लेकिन नज़दीकी ज़्यादा है तो यहाँ आकर्षण बल बढ़ जाता है। इसके बाद समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई अगर देखी जाए, हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ द साइट फ्रॉम सी लेवल, तो ये कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट पे है। समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई अगर देखी जाए तो 8,848 और लगातार बढ़ रही है। इसके बाद समुद्र तल से सागर का जो सर्वाधिक गहराई वाला स्थान है, मतलब डीपेस्ट पार्ट अगर देखें तो वो मैरियाना ट्रेंच है, सबसे गहरा स्थान। प्रशांत महासागर में ये ट्रेंच यानी गर्त जो है वो स्थित है। गहराई कितनी है, तो 11,033 मीटर है टोटल, ये हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ पे मंगल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, मतलब अलग अलग ग्रहों के बारे में कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें कि इसमें दे रखा है। तो सूर्य से मंगल की दूरी कितनी है, मार्स की, ये है 22.79 करोड़ किलोमीटर। व्यास यानी डायामीटर कितना है, तो डायामीटर इसका है 6,794 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा करने में, मतलब सूर्य की परिक्रमा के बारे में दिया हुआ है, तो ये 686.98 किलोमीटर इसका जो पूरा ऑर्बिटल है उसके बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए जो घूर्णन गति है वो दी हुई है। ये वाला डाटा कुछ परफेक्ट नहीं है, इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसे रहने दीजिएगा, ठीक है। ये सूर्य की परिक्रमा किस रेंज में कर रहा है या किस पर्पज से कर रहा है वो नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला डाटा मत देखिए, इसमें सिर्फ ऊपर वाला देखिए, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए। उसके बाद यहाँ आ जाइए। रोटेशनल पीरियड जो है वो 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड का है, ऐसा इसमें दिया है। डेंसिटी की अगर बात की जाए, डेंसिटी किसी भी प्लेनेट की जो है वो ये बताती है कि उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। तो ये इनर प्लेनेट है, मार्स है, चाहे वीनस है, चाहे अर्थ है, ये सब कैसे हैं, इनर प्लेनेट है, तो इनकी डेंसिटी अच्छी खासी होती है। यहाँ अगर आप देखें तो 3.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। मतलब पृथ्वी का कितना है, 0.71। सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारी अर्थ की है और सबसे कम डेंसिटी किसकी है, सैटर्न की है। इसके बाद ग्रेविटेशन की अगर बात की जाए
तो वो अर्थ का 0.38 है, मतलब यहाँ तुलना की गई है अर्थ से। उसके बाद सतह का तापमान, सरफेस टेम्परेचर, तो ये 87 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ऐसे नापा जाता है। उसके बाद प्लैनेट की अगर बात करें, मतलब यहाँ पे प्लैनेट नहीं बल्कि ये सैटेलाइट है, असल में उपग्रहों की चर्चा की गई, यहाँ गलत छपा हुआ है, ठीक है। तो जो सैटेलाइट है वो 2 ही अभी तक खोजे गए हैं। ग्रहों के उपग्रह खोजे जाते हैं, नए नए उसमें जुड़ते जाते हैं, जैसे कि शनि के कुछ और नए खोजे गए तो वो बृहस्पति से आगे निकल गया। तो वैसे ही यहाँ पे 2 उपग्रह इसके हैं, फोबोस और डिमोस। उसके बाद वायुमंडल की अगर बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके वायुमंडल में है, नाइट्रोजन है और ऑर्गन है। और यहाँ पे जो मंगल के बारे में देखा जाता है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो आयरन ऑक्साइड की यहाँ पे भरपूर मात्रा है, इस वजह से ये लाल रंग का दिखाई देता है। इसके बाद वायुमंडल की अगर बात की जाए तो ये हमने देखा इसका गैसीय संरचना या संगठन, और उसके नीचे लिखा हुआ है एक्सियल टिल्ट यानी अक्षीय झुकाव। हर प्लैनेट या जो हर सितारा है वो अपने अक्ष पे हल्का सा झुका हुआ होता है, जैसे हमारी अर्थ झुकी हुई है, तो यहाँ मंगल कितना झुका हुआ है, ये 25 डिग्री का कोण बनाता है। मानवीय मिशन की अगर बात करें, मतलब यहाँ पे कौन कौन से मिशन भेजे गए या कौन सी जो अभियान है वो भेजे जाते हैं, तो उसमें नाम दिया हुआ है, इसमें विदेश के भी हैं अपने देश के भी हैं। तो मैरिनस, ये मैरिनस 4 आपको एक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मार्स पाथ फाइंडर है, मार्स ओडिसी है, फिनिक्स है, मार्स क्यूरोसिटी रोवर है, मॉविन है, और मंगलयान है, मार्स ऑर्बिटल मिशन, मॉम जिसे कहा जाता था, तो वो भारत का है, इसरो का। ये सब हमने देखा जो कि यहाँ पर भेजे गए मानवीय मिशन है। मनुष्य ये पता लगाने का प्रयास करता है कि वहाँ जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं या नहीं, क्योंकि इंसान की जाति को यानी मानव जाति को ये बहुत अच्छे से पता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत लंबे समय तक रहने योग्य नहीं रह जाएगा। यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो एक न एक दिन समाप्त होंगे, और अगर हमें जिंदा रहना है तो बाहर विकल्पों की तलाश करनी होगी। यही मेन पर्पज होता है कहीं भी अभियान भेजने का। तो आगे चलते हैं, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी शनि के बारे में दिया है। तो शनि से वैसे तो लोग भयभीत रहते हैं कि ये परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्लैनेट है, इसे हम लोग ज्योग्राफिकल व्यू से देखते हैं, ठीक है। यहाँ कोई 7.5 का चक्कर नहीं है, देखिए इसे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सैटर्न, सूर्य से दूरी कितनी है, तो अच्छी खासी दूरी है, 142.66 करोड़ किलोमीटर। एक्सियल टिल्ट देखिए तो ये 26°73 झुका हुआ है। ये जो सिंगल डैश लगा रहता है इसको मिनट कहा जाता है, डबल रहेगा तो सेकंड पढ़ेंगे। ये सब कोण को नापने का तरीका है। इसके बाद रोटेशनल स्पीड को देखिएगा तो ये 10 आवर 34 मिनट की जो रोटेशनल स्पीड है यानी घूर्णन गति है, उससे अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितना समय लगता है, तो इसकी सूर्य से दूरी ज़्यादा है, आप जानते ही हैं। मतलब जैसे जैसे हम बाहरी जो ऑर्बिट है उनमें बढ़ते जाएंगे, यानी जोवियन प्लैनेट्स की ओर, तो वहाँ सन की जो चारों ओर चक्कर लगाने की अवधि है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऑर्बिटल लंबा होता जाएगा। तो यहाँ देखिए सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 29.5 साल का लगता है। मैंने 30 साल का एक वर्ष, जो पृथ्वी पर 30 साल होते हैं वहाँ सैटर्न पे 1 साल होता है। इसके बाद घनत्व को देखिएगा, डेंसिटी, तो ये यहाँ पे अगर देखी जाए तो इसका घनत्व कम है, सबसे कम है, आप जानते ही हैं। सबसे ज़्यादा अर्थ का है और सबसे कम सैटर्न का है, तो 0.70 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इतना इसका होता है। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण मास पे डिपेंड करता है मेनली, और इसमें इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये हमने देखा, असल में ये ग्रेविटेशनल एसिलरेशन है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण ये गुरुत्वीय त्वरण के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, इसीलिए इसका जो मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि एसिलरेशन का मात्रक होता है। इसके बाद प्लैनेट की अगर बात करें, प्लैनेट नहीं बल्कि जो सैटेलाइट है उसकी बात करें, उपग्रह, तो 82 है टोटल अभी तक खोजे गए, और सबसे सर्वाधिक है। ये बृहस्पति को छोड़ चुका है पीछे और आगे निकल चुका है, और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 100 के आसपास इसके सैटेलाइट हो सकते हैं, जो कि अभी खोजे जाने की प्रोबेबिलिटी। तो अभी फिलहाल 82 है, उसमें टाइटन जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद तापमान की अगर बात करें तो यहाँ पे -178 डिग्री सेल्सियस, और वायुमंडल की अगर बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, इसके अलावा अमोनिया, ये सब पाए जाते हैं। और शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, वलय हैं, रिंग्स जो है उनकी संख्या कितनी है, 7 है। ये हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर ग्रहों से जुड़े हुए, अभी हम लोग पृथ्वी को अलग देख रहे थे, सूर्य को अलग देख रहे थे, जो मंगल था उसको अलग देख रहे थे। अभी ग्रहों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एक साथ इसमें कंबाइन करके दिए हुए। तो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, बुध है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको कहा जाता है। इसके बाद सबसे गर्म प्लैनेट कौन है, तो शुक्र है। अब यहाँ पर सूर्य से दूरी के हिसाब से देखेंगे तब तो बुध है, लेकिन जो यहाँ बना हुआ ताप है उसकी बात हो रही। इसके बाद देखिए सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वरुण है, सबसे पीछे वाला। सबसे दूर पहले कौन था, प्लूटो हुआ करता था, लेकिन वो बाहर हो चुका है। इसके बाद सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, आप जानते हैं, मतलब जुपिटर और मरकरी। उसके बाद सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला जो प्लैनेट है वो हमारी अर्थ है, और सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो ग्रह है वो शुक्र है, भोर का तारा, सांझ का तारा ये कहा जाता है। इसके बाद लाल ग्रह ये मार्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मंगल के लिए, यहाँ रेड ऑक्साइड की उपस्थिति है। उसके बाद भोर का तारा और शाम का तारा अभी अभी आपने सुना, ये शुक्र के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। और पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह, मतलब पृथ्वी से काफ़ी कुछ इसकी संरचना मेल खाती है, इसीलिए शुक्र को ऐसा कहा जाता है। तो वीनस के बारे में हमने इसमें देखा। छल्ले वाला ग्रह किसको कहा जाता है, तो शनि और अरुण दोनों के चारों ओर छल्ले हैं। वैसे शनि को मेनली कहा जाता है, मतलब सैटर्न को, लेकिन उसके अलावा यूरेनस के लिए भी ये नाम संबोधित किया जाता है। लॉन्गेस्ट ईयर प्लैनेट, मतलब सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है,
तो वर्ष की अवधि कहाँ पर ज़्यादा होगी? जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा। तो सबसे पीछे वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। इसे चक्कर लगाने में सर्वाधिक समय लगता है क्योंकि इसका ऑर्बिटल मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा होता है। तो इसी वजह से सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह जो है वो वरुण होगा। और सबसे छोटा साल कहाँ पे होगा? जो सबसे नज़दीक होगा तो बुध पर हो जाएगा। बुध जल्दी से परिक्रमा करके अपना काम पूरा कर लेता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह मतलब सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसके पास है? तो पहले थे बृहस्पति के पास, लेकिन अभी हैं शनि के पास। कितने हैं? तो 82 हैं, आप जानते हैं। और कितने खोजे जा सकते हैं? तो 100 के आसपास। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह जो होता है मतलब ग्रीन विजिबल होता है, वो कौन सा है? अरुण है। और धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से परिभ्रमण करने वाला जो ग्रह है मतलब अपने अक्ष पर जो रोटेशन करने वाला प्लेनेट है वो इसमें से कौन सा होगा? सबसे तेज वो आपका बृहस्पति है। और सबसे कम धीमी रफ्तार में चलने वाला जो है मतलब मिनिमम ऑर्बिटल स्पीड वाला वो शुक्र है। ये सब हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ चंद्रमा से जुड़े हुए जो कि अर्थ का एकमात्र इकलौता सैटेलाइट है और हमारे चंदा मामा हैं, तो उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे तथ्य दिए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो अर्थ से जो यहाँ मीन डिस्टेंस है या माध्य दूरी है वो कितनी है? 3,84,365 है, आपने पीछे भी देखा था। और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ ये अप ग्राउंड डिस्टेंस है असल में, तो ये कितनी है? 4,06,000 किलोमीटर है। और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ मतलब ये सब ग्राउंड डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये 3,64,000 इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ये सब किलोमीटर में है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पीरियड ऑफ रोटेशन अराउंड अर्थ, ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। असल में एक नियम काम करता है, शक्तिशाली जो है वो अपनी बात मनवा लेता है। तो यहाँ अर्थ जो है वो मून से ज़्यादा बड़ी है, इसलिए उसके अंदर ग्रेविटी ज़्यादा है। तो मून उसकी ग्रेविटी में फंस चुका है और भाग नहीं सकता। तो जब भाग नहीं सकता तो उसके चारों ओर घूमने लगेगा और वही प्रोसेस चल रहा है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो घूमने का यहाँ पे ऑर्बिटल पीरियड है वो कितना है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का है। सेकंड में भी नाप लीजिएगा तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड, इतना इसे एक जो परिभ्रमण का काल है या समय है उसे पूरा करने में लगता है। इसके बाद मून का जो रोटेशनल पीरियड है मतलब अपने एक्सिस पर भी वो घूमता है, तो वो समय है 27 दिन। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा का जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने का समय है और अपने अक्ष पर घूमने का समय है वो लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा उसमें अंतर है, तो वही दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर चंद्रमा का जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर ऑफ द मून, वो नहीं है, वायुमंडल है ही नहीं है, इसीलिए आप वहाँ बोलेंगे तो ऐसे सुनाई नहीं देगा क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये स्थितियाँ हैं। उसके बाद चंद्रमा का व्यास ये आप देख रहे हैं, तो ये जो डायमीटर है मून का ये कितना है? यहाँ आप देख लीजिए, ये 3,476 किलोमीटर है, यानी काफ़ी कम है। उसके बाद चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से अगर यहाँ पे रेशियो उसका निकाला जाए तो वो 1/81.30 हो जाएगा। मतलब चंद्रमा का यहाँ पे 1 हो गया और उसके तुलना में पृथ्वी का कितना है? वो 81.30 है। इसके बाद घनत्व अगर यहाँ पे वाटर के रिस्पेक्ट में नापा जाए रिलेटिव टू वाटर तो वो 3.34 होगा, यहाँ आप देख रहे हैं। और पृथ्वी के सापेक्ष अगर नापा जाए तो वो 0.6058 इतना माना जाएगा। और इनविजिबल पार्ट ऑफ मून सरफेस ये कितना है? मतलब पृथ्वी से चंद्रमा का न दिखाई देने वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? ये 41% भाग इसका है टोटल, यानी 0.41। और चंद्रमा पर जो हाईएस्ट माउंटेन है उसकी हाइट कितनी है? वो है 35,000 फीट, यानी लिबनिज पर्वत जो है ये सबसे ऊंचा है और ये चंद्रमा का जो साउथ पोल है वहां पर स्थित है। ये हमने देखा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखिए, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ। इसके बाद जो सेकंड फैक्ट है उसमें कहा जा रहा है कि कार्बन इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ। मतलब पृथ्वी पर जितनी भी जीवित चीजें हैं या जीवधारी हैं उनके अंदर कार्बन पाया जाता है। उसके बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक डेटिंग, यानी जो कार्बनिक डेटिंग पद्धति है उस मेथड का यूज करके डिटरमाइन किया जाता है जो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिक मैटर है उसकी एज को। मतलब किसी भी जीवित जो ऑर्गेनिज्म है उसकी अगर एज आपको पता करनी है या जो कार्बनिक पदार्थ है उनकी उम्र पता करनी है तो उसके लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया मानते हैं। मतलब ये प्रश्न बन सकता है कि जीवन की उत्पत्ति असल में किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये एक केमिकल प्रोसेस है। मतलब कुछ जो एलिमेंट्स थे उनका आपस में संगठन होता है और इससे फिर कोशिका का निर्माण होता है और कोशिका से फिर बहुत सारी कोशिकाएं और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया वगैरह होती है। तो ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ये सब केमिकल प्रोसेस है। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। तो यहाँ देख लीजिए भूपर्पटी की रचना के जो सामान्य तत्व हैं वो दे रखे हैं। तो जनरल एलिमेंट ऑन द कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट, इसमें एलिमेंट्स एक तरफ है, उनका परसेंट एक तरफ दिया है। ये अर्थ की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, कितनी होती है? तो 46.60। उसके बाद सिलिकॉन है 27.72। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो 8.13% है। लोहे की अगर बात करें तो ये 5% है। कैल्शियम जो है ये 3.63 है। सोडियम देखा जाए तो ये कितना है? 2.83 है। और पोटेशियम की मात्रा है 2.59 और मैग्नीशियम को अगर देखिएगा तो ये 2.09% है। ये सब परसेंट में दे रखा है। इसके बाद यहाँ नीचे अवसादी चट्टानों से रूपांतरित होकर बने हुए जो शेल हैं उनके नाम दिए हैं। वैसे ही रूपांतरण किसका किस में कन्वर्जन होता है वो दिया हुआ है। तो शेल यहाँ दिया है स्लेट इस रूप में। उसके बाद लाइमस्टोन और डोलोमाइट, संगमरमर यानी मार्बल,
चाक और डोलोमाइट इसका संगमरमर या मार्बल में, और जो सैंडस्टोन है क्वार्टजाइट इसका रूपांतरण हो गया कांग्लोमरेट और बड़े कण वाली यानी जो लार्ज पार्टिकल वाली इग्नियस रॉक्स होती हैं उनसे फिर क्वार्टजाइट का फॉर्मेशन होता है। ये जो परिवर्तन है उसके बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उनका भी रूपांतरण होता है, उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उससे कौन सी चीज़ बनती है? ग्रेनाइट से, मतलब ग्रेनाइट का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उससे नीस बनता है, और बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट और सिस्ट इन दोनों का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए जो मेटामॉर्फस रॉक्स होती हैं उनका भी आपस में इंटरचेंज चलता रहता है, मतलब उनका भी स्वरूप समय के साथ बदलता है, तो वो नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि स्लेट है, ये खुद एक अपने आप में क्या है, रूपांतरित शैल है यानी मेटामॉर्फस है, लेकिन इसका भी परिवर्तन हो जाता है फाइलाइट में, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद फाइलाइट जो है वो समय के साथ सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रेबो का जो कन्वर्जन है वो सर्पेंटाइन के रूप में होता है, इसे आपने देखा। तो इस प्रकार से कन्वर्जन चल रहा है, मतलब अवसादी का किस प्रकार से रूपांतरण हो रहा है, आग्नेय का कैसे हो रहा है, और रूपांतरित का खुद कैसे हो रहा है और किस में हो रहा है, ये हमें देखना था। इसके बाद अब विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी यहाँ पर दिए हुए हैं, मतलब एक तरफ नाम दिया है और दूसरी तरफ कंट्री दी है। आइए इसे देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों का और उनके क्षेत्रों का नाम पूछता है।